हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग आ रहे हैं अपने अगले रिवीजन वीडियो की तरफ, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, अगेन फ्रेशली रिकॉर्डेड एज पर द लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 2024, एज पर द लेटेस्ट आईसीआई मटेरियल एज वेल। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे अपना ट्रांसफर प्राइसिंग और उसके बाद अगले लेक्चर में मैं रिवाइज कराऊंगा आपको चैरिटेबल ट्रस्ट। एक बार ये हो जाएगा तो हमने सारे बड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर लिए उसके बाद, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग आज ट्रांसफर प्राइसिंग कर लेते हैं और अगली क्लास के अंदर जल्दी से अगले 2-3 दिन के अंदर हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट और एग्जिट टैक्स का रिवीजन भी कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स है वो सब भी मैं डालूंगा। डोंट वरी, आई विल पुट एंटायर 100% रिवीजन फॉर यू ऑल ऑन यूट्यूब सो दैट यू कैन रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट वेरी फास्ट, ओके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मस्ट डू टॉपिक जो एग्जाम में आता ही है, हर अटेम्प्ट में आना मैंडेटरी है, जो टॉपिक वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। तो सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस इनकम टैक्स में कहां से कहां तक दिए गए। इनकम टैक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 92 से लेकर 92F तक। और सेक्शन 92 जो आपका है वो आपका चार्जिंग सेक्शन है ट्रांसफर प्राइसिंग का। वो आपको बताएगा कि कब ट्रांसफर प्राइसिंग किसी एसएससी पे लगता है। और इस चार्जिंग सेक्शन के अंदर सरकार ने 3 सबसेक्शन बनाए हैं, 92C, 92 सबसेक्शन 1, 92 सबसेक्शन 2 एंड 92 सबसेक्शन 3। 92 सबसेक्शन 1 जो है वो क्या बोलता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग कब लगेगा, कब लगेगा, कब लगेगा। ये सेक्शन बोलता है अगर आप कोई इनकम कमाते हो, कहां से कमाते हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से कमाते हो, तो फिर आपको आर्म्स लेंथ प्राइस उसका निकालना पड़ेगा, तभी जाकर आपका वो सही प्राइस होगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी प्राइस डाल दोगे तो इनकम टैक्स वाले नहीं मानने वाले। तो क्या क्या शब्द फुलफिल होने चाहिए, क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप कोई इनकम कमाते हो, कहां से कमाते हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से कमाते हो, तो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। सर इनकम में क्या क्या आता है? इनकम में सब कुछ आ जाता है, सेल आता है, परचेज आता है, लोन लेना आता है, लोन देना आता है, एक्सपेंस आता है, सब कुछ आ जाएगा इनकम के अंदर, ठीक है। सिमिलरली सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब आगे जाकर अभी हम लोग 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, 92B के अंदर डिफाइंड है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। उस हिसाब से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डिटर्मिनेशन अपने को करना पड़ेगा। सर आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है? आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। 92C के अंदर डिफाइंड है आर्म्स लेंथ प्राइस और उसके रूल्स के अंदर डिफाइंड है आर्म्स लेंथ प्राइस। सर थोड़ा तो बता दो, रफली तो बता दो। देखो रफली अगर पूछोगे तो वो तो काम नहीं आने वाला है, एग्जाम में तो आपको टेक्निकल लिखना है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब किसी बाहर के नॉन रेजिडेंट के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो इंटरनेशनल माना जाएगा। उसी तरीके से आर्म्स लेंथ प्राइस का सिंपल मतलब आम भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में, उसका मतलब है कि आप कोई जेन्युइन प्राइस पे अपना ट्रांजैक्शन करो, फेक प्राइस पे ट्रांजैक्शन मत करो, खर्चे ज्यादा मत दिखाओ, इनकम कम मत दिखाओ, उसको बोला जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 के अंदर लिखा गया है कि अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो जहां पर मल्टीपल पार्टीज है, 3, 4, 5 पार्टी है, कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हो, मान लो कि कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हो और कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो और सबको कॉस्ट एलोकेशन करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा हो गया 100 करोड़, अब सबको एलोकेशन करना है उस खर्चे का, तो गवर्नमेंट बोलती है एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट भी कैसे होना चाहिए? वो भी आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से ही होना चाहिए। सिर्फ इनकम और एक्सपेंस नहीं, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस भी कैसे होना चाहिए? आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा सबसेक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तीसरा सबसेक्शन हमको ये बताता है कि कब ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा ही नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग कब नहीं लग सकता है। इस चैप्टर में आपको कब आने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत ध्यान से सुन लेना। ट्रांसफर प्राइसिंग तब नहीं एप्लीकेबल है जब ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई करने से एसएससी की इनकम घट जाती है या एसएससी का एक्सपेंस बढ़ जाता है, मतलब डिपार्टमेंट को नुकसान हो जाता है। तो अगर ट्रांसफर प्राइसिंग करके आर्म्स लेंथ प्राइस निकालकर अगर एक्सपेंस बढ़ जाता है या इनकम घट जाती है तो गवर्नमेंट बोलती है भाई माफ करो, माफ करो, माफ करो, ट्रांसफर प्राइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को लोन दिया और इंटरेस्ट फ्री लोन दिया तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को लोन दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, तो सामने वाला मुझे इंटरेस्ट देगा, वो चार्ज करना पड़ेगा, मुझे आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। लेकिन मैंने किसी से लोन लिया, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है, मैंने किसी से इंटरेस्ट फ्री लोन लिया, तो अब यहां ट्रांसफर प्राइसिंग मत अप्लाई करते बैठो, क्योंकि अगर आपने किसी से इंटरेस्ट फ्री लोन लिया तो आप तो कोई खर्चा दिखा रहे नहीं हो ना इंटरेस्ट का, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन है। अब अगर आप खर्चा दिखाना चालू कर दोगे तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट घट जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट केस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई करने के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कि
आप जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, वो आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइज होना चाहिए। अगर वो आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं है तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रांसफर प्राइसिंग दुनिया के हर एक इंसान के साथ करने पर नहीं लगता है, ट्रांसफर प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ अपने ही एसोसिएट एंटरप्राइज से करने पर लगता है। तो अब यहां पर सवाल उठेगा, एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या है? वो डिफाइंड है सेक्शन 92A के अंदर, और बोला है कि यहां पर 10-12 सिचुएशन है, ये आप पूरे साल में कभी भी करोगे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर ये 10-12 में से कोई भी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो तो माना जाएगा कि आप दो पार्टी क्या है, डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। सबसे पहले, अगर एक एंटरप्राइज का दूसरे एंटरप्राइज में 26% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो ये एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ना कॉमन है 12 के 12 पॉइंट के लिए। तो अगर एक एंटरप्राइज का दूसरे एंटरप्राइज में पूरे साल में कभी भी 26% या उससे ज्यादा स्टेक है तो दोनों बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। वोटिंग पावर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? मैं एक बंदा हूं, मेरे सामने दो बंदे हैं, मैं मिस्टर ए हूं, सामने एक बी है एक सी है। अब अगर मेरा बी में 26% शेयर होल्डिंग है और मेरा सी में भी 76% शेयर होल्डिंग है तो बी और सी भी क्या माने जाएंगे? डीम टू बी एसोसिएटेड माने जाएंगे एज पर पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 दोनों में डायरेक्ट शेयर होल्डिंग भी कवर्ड है, इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग भी कवर्ड है। अगर ए का बी में 40% शेयर होल्डिंग है और बी का सी में भी 40% शेयर होल्डिंग है तो मुझे इनडायरेक्टली सी में कितना है वो पता लगाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा 40% का 40% कितना होता है। अगर वो 26% हो जाता है तो वो भी क्या माना जाएगा? एसोसिएट एंटरप्राइज। ठीक है, वो कैसा एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा? ए सी का इनडायरेक्ट एसोसिएटेड है, ए बी का डायरेक्ट एसोसिएटेड है। 40 का 40 तो 16% होता है, उस केस में तो नहीं होगा, 26% कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल है 40 ऑफ 80 होता है 32%, देयरफॉर ए और सी भी क्या बन जाएंगे? डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलना ये चाह रहा हूं कि ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर डायरेक्ट परसेंटेज भी कवर्ड है और इनडायरेक्ट होल्डिंग भी कवर्ड है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड वाला पॉइंट भी बहुत फेमस पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। मैं एक एंटरप्राइज हूं, आप एक अनदर एंटरप्राइज हो, आपके बुक वैल्यू ऑफ एसेट का वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ एसेट 100 करोड़ है और अगर मैं उसको 51% फाइनेंस करता हूं, कितना? 51% फाइनेंस करता हूं तो हम दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। लेकिन क्या कंपेयर करना है? बुक वैल्यू ऑफ द एसेट का 51% मैं आपको लोन दे रहा हूं, मार्केट वैल्यू इज नॉट रिलेवेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, आप एक एंटरप्राइज हो, मैं एक एंटरप्राइज हो और अगर आपके पास जितना भी लोन है उसका 10% कम से कम गारंटी मैं दे रहा हूं, कितना? बहुत ज्यादा नहीं, 10% गारंटी, तो भी हम दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। पॉइंट नंबर 5 के अंदर 3 अलग पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 के अंदर ही 3 अलग सिचुएशन है। पहला सिचुएशन, मैं आपकी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करता हूं तो हम दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। मैं आपकी कंपनी के आधे से ज्यादा मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट करता हूं तो हम दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। तीसरा, मैं आपकी कंपनी का सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता हूं तो भी हम दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। मैं आपकी कंपनी का सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट करता हूं तो भी हम दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज, एसोसिएट एंटरप्राइज, एसोसिएट एंटरप्राइज। तो 4 डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस यहां पर सरकार ने डाल के रखा है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। सर गवर्निंग बोर्ड क्या होता है? उसके लिए आईसीआई की गाइडेंस नोट पढ़ो जाओ, उसमें लिखा हुआ है, सीबीडीटी बोलता है हमको मत पूछो, आईसीआई के गाइडेंस नोट में जाकर पढ़ लेना गवर्निंग बोर्ड क्या होता है। पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 5 का ही रिलेटेड पॉइंट है। मैं एक कंपनी हूं ए, सामने एक कंपनी है बी और उसके सामने एक कंपनी है सी, तो मेरे सामने दो कंपनी है बी एंड सी। अब मैं अगर बी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करता हूं और सी के भी आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करता हूं तो बी और सी बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। मैं अगर बी के आधे से ज्यादा मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट करता हूं और सी के भी आधे से ज्यादा गवर्निंग मेंबर के बोर्ड ऑफ गवर्निंग मेंबर अपॉइंट करता हूं तो बी और सी बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। मैं बी का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता हूं और सी का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता हूं, दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। ये कोई भी कॉम्बिनेशन अगर मैं करता हूं बी या सी के साथ तो बी और सी बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन, ये 3-4 पॉइंट में से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बैठता है बी के केस में या सी के केस में, बी और सी बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। ये डेंजरस पॉइंट डाल के रखा है पॉइंट नंबर 6 के अंदर। पॉइंट नंबर 7, मैं अगर किसी दूसरे एंटरप्राइज के नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज या एनी अदर बिजनेस या कमर्शियल राइट के लिए होल्ली डिपेंडेंट हो, होल्ली वर्ड इंपॉर्टेंट है, पार्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टली डिपेंडेंट हो तो फिर एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं बनेंगे। अगर मैं आपके नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस इन सब के ऊपर होल्ली डिपेंडेंट हूं तो मैं और आप बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। इस एग्जांपल के अंदर जैसे कि मैंने डाला है, मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करता हूं मर्सिडीज कार और अब मैं नो हाउ के लिए मर्सिडीज जर्मनी पे होल्ली डिपेंडेंट हूं, तो अगर मैं उसमें होल्ली डिपेंडेंट हूं तो मैं और मर्सिडीज जर्मनी बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं किसी एंटरप्राइज से 90% ऑफ माय रॉ मटेरियल कम से कम खरीदता हूं, मैं अपना 90% रॉ मटेरियल एक ही एंटरप्राइज से खरीदता हूं, 90% या उससे ज्यादा, 90% या मोर रॉ मटेरियल में अगर आपसे खरीदता हूं तो मैं और आप बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला, गुड्स सोल्ड बाय वन एंटरप्राइज
आर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय, मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, आर सोल्ड टू अदर एंटरप्राइज, मैंने आपको बेचा, एंड द प्राइस एंड द अदर कंडीशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एंटरप्राइज, बट उसका प्राइस और दूसरे कंडीशन आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अग्रीमेंट में ये लिखा है कि मैन्युफैक्चर मैं करूंगा, बेचोगे आप, ठीक है, मैन्युफैक्चर मैं करके मैंने आपको दिया, उसमें अग्रीमेंट में ये लिखा है कि प्राइस आप डिसाइड करोगे, किसको बेचना है आप डिसाइड करोगे, कब बेचना है आप डिसाइड करोगे, डिस्काउंट कितना देना है आप डिसाइड करोगे, सब कंडीशंस आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो मैं और आप क्या बन जाएंगे, डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, 11, 12 ये सब इंडिविजुअल एचयूएफ ये सब के लिए एप्लीकेबल है। अगर एक बंदा इंडिविजुअल है, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, ठीक है, और बाहर एक एंटिटी खोला मैंने, कहां पर, इंडिया के बाहर, फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल हूं, इंडिया के बाहर एक एंटिटी खोला, उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं या मेरे रिलेटिव कंट्रोल कर रहे हैं या मैं और मेरे रिलेटिव दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, तो मैं और वो एंटरप्राइज क्या बन जाएंगे, टीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। मैं इंडिविजुअल हूं, बाहर एक एंटिटी खोला, उस बाहर वाली एंटिटी को मैं कंट्रोल कर रहा हूं या मेरी वाइफ कंट्रोल कर रही है या मैं और मेरी वाइफ मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। वाइफ मतलब रिलेटिव ओवर हियर, रिलेटिव में ब्रदर भी आ सकता है, सिस्टर भी आ सकता है, पेरेंट्स भी आ सकते हैं, सब आ जाएंगे, ठीक है, जो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में जनरली आता है। तो मैं और मेरी फैमिली मिलकर अगर कंट्रोल कर रही है तो मैं और वो एंटरप्राइज बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। नेक्स्ट वन, मैं एक एचयूएफ हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं इंडिया के अंदर, ठीक है, और मेरे एचयूएफ के मेंबर और रिलेटिव ने एक एंटिटी फॉर्म किया आउटसाइड इंडिया, तो मैं इंडिया में एक एचयूएफ हूं और बाहर एक दूसरी एंटिटी कौन फॉर्म कर रहा है, मेरे एचयूएफ के मेंबर या मेरे एचयूएफ के मेंबर के रिश्तेदार रिलेटिव, तो मैं और वो एंटिटी बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएटेड। पॉइंट नंबर 12, मैं एक फर्म हूं, मैं एक एओपी हूं, मैं एक बीओआई हूं और मेरे अंदर किसी का 10% स्टेक है, नॉट लेस देन 10%, 10% या उससे ज्यादा स्टेक है, तो मैं और वो फर्म, मैं और वो एओपी, मैं और वो बीओआई बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है। और लास्ट में बोला है एनी रिलेशन ऑफ म्यूचुअल कंसर्न एज मे बी प्रिस्क्राइब, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ और भी प्रिस्क्राइब कर सकती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये डेफिनेशन 92A का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख के जाना, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना इसको, इसके ऊपर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है 6 मार्क का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सेक्शन 92 सब सेक्शन 1 के अंदर लिखा था एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को कंप्यूट करना है आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर 2 पॉइंट है, एक 92B सबसेक्शन 1 के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन है और 92B सबसेक्शन 2 के अंदर डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन है। तो पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन भी देखेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। तो पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वो होता है जिसमें 2 पार्टी में से एक पार्टी का कम से कम नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है, दोनों भी नॉन रेसिडेंट होंगे तो भी चलेगा, एक पार्टी का नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है, दोनों भी नॉन रेसिडेंट होंगे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों रेसिडेंट होंगे तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। एक का नॉन रेसिडेंट होना मिनिमम जरूरी है। साथ साथ में आपका ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? परचेज, सेल, लीज, ट्रांसफर, प्रोविजन ऑफ सर्विस, बोरोइंग, लेंडिंग, गारंटी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस लाइक अमेलगमेशन, डीमर्जर, स्लम सेल, ऐसा कुछ भी हो सकता है आपका ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का नेचर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की। ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डालने का सरकार को जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि एसएससी बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है। वो क्या करता है पता है? इंडिया के अंदर एक्स करके एक एंटरप्राइज है और वाई करके एक एंटरप्राइज ऑस्ट्रेलिया में, और ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब उसको क्या लगता है पता है? अगर मैं एक्स वाई को बेचेगा ना सामान, या एक्स वाई से सामान खरीदेगा ना, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। तो वो क्या करता है? चालाकी करता है, एक अनरिलेटेड पार्टी को बिठाता है, एक अनरिलेटेड बंदे को बिठाता है जेड को सिंगापुर के अंदर, ठीक है। अनरिलेटेड पार्टी जेड को सिंगापुर में बिठाता है और जेड को बोलता है कि तू वाई के साथ अग्रीमेंट कर, पहले एक प्रायर अग्रीमेंट कर, प्रायर अग्रीमेंट कर कि तू क्या करेगा पता है? तू ना मुझसे सामान खरीदेगा, एक्स से सामान खरीदेगा और फिर वाई को बेच डालेगा, ठीक है। ऐसा प्रायर अग्रीमेंट कर तू। कौन किसको बोलता है? बहुत ध्यान से सुनना। एक्स जेड को बोलता है जो अनरिलेटेड पार्टी है, तू वाई के साथ एक प्रायर अग्रीमेंट कर, मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ एक प्रायर अग्रीमेंट कर कि तू एक्स से सामान खरीदेगा और मेरे को बेच देगा, वाई को बेच देगा, ठीक है। ऐसा एक अग्रीमेंट कर। ऐसा अग्रीमेंट करने से क्या होगा? एक्स और जेड के बीच का जो ट्रांजैक्शन है उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक्स और जेड थोड़ी एसोसिएट एंटरप्राइज है। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग लगाने के लिए एसोसिएट एंटरप्राइज होना जरूरी है। यहां पर भी 92B के अंदर भी एक पार्टी का नॉन रेसिडेंट होने के साथ साथ दोनों का एसोसिएट एंटरप्राइज होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लग सकता है। ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए दोनों में से एक पार्टी का नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है, साथ साथ में उनका एसोसिएटेड एंटरप्राइज होना भी जरूरी है। अदरवाइज ये इतने 12-13 पॉइंट पढ़ने का क्या मतलब होता अगर एसोसिएट एंटरप्राइज रेलेवेंट ही नहीं होता। तो एसएससी क्या करता है? ऐसे एस्केप करता है, ऐसे टैक्स को बचाने की कोशिश करता है, ऐसे ट्रांसफर प्राइसिंग से बचने की कोशिश करता है कि पहले थर्ड पार्टी को बेचेगा, थर्ड पार्टी को बोलेगा तू अग्रीमेंट कर लेना एक प्रायर अग्रीमेंट मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, और फिर मैं तेरे को बेचूंगा और तू उसको बेच देना, ताकि हमारे ट्रांजैक्शन पे ट्रांसफर प्राइसिंग ना लगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट लाया और गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई थर्ड पार्टी को बेचता है और थर्ड पार्टी का ऑलरेडी आपके एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ क्या है? प्रायर अग्रीमेंट है, तो आपका ट्रांजैक्शन जो थर्ड पार्टी के साथ होगा वो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा,
प्लस यहां तक के बोला है ये जो थर्ड पार्टी है ना जेड, ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो रेजिडेंट है तो भी ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, और वो नॉन रेजिडेंट है तो भी ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। इस पॉइंट को पकड़ के इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन बनाती है, तो केयरफुल रहना, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, क्योंकि फिर से मैं जाऊंगा अपने ओरिजिनल चार्जिंग सेक्शन में 92 सबसेक्शन 1 क्या लिखा था वहां पर बेटा, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शैल बी कंप्यूटेड एज पर दी आर्म्स लेंथ प्राइस। तो आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है, आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है, उसके बारे में सेक्शन 92 सी सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, 4 सबसेक्शन में इसके बारे में बोला गया है। सबसे पहले गवर्नमेंट बोलती है आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालना होगा। गवर्नमेंट बोलती है अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ये चीज याद रखना, ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे भी लगता है, और कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे जाकर, उन पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो फिर पहले आर्म्स लेंथ प्राइस एसएससी को निकालना पड़ेगा एज पर द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइब मेथड। गवर्नमेंट ने 6 मेथड प्रिस्क्राइब किए, गवर्नमेंट बोलती है उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना वो सिलेक्ट कर लो। 6 मेथड कौन से, वो ये है, कप है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड एंड एनी अदर मेथड एज प्रिस्क्राइब बाय सीबीडीटी। जो छठा मेथड है वो सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करती है केस टू केस बेसिस पर। अगर आप पहले 5 मेथड में फिट नहीं हो पा रहे हो तो आपको छठे मेथड के लिए जाना है, डायरेक्टली आप छठे मेथड के लिए नहीं जा सकते हो। छठे मेथड में जाने का रास्ता तब आएगा जब पहले 5 मेथड के दरवाजे बंद हो जाएंगे, तब छठे मेथड में जाना है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड खुद से सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका नेचर क्या है ट्रांजैक्शन का, आपका क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, आप क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हो, बिजनेस क्या है, ये सारी चीजों को दिमाग में रख के आपको अपना मेथड सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको अपना मेथड सिलेक्ट करना है, आप अपना मेथड सिलेक्ट करो और आप क्या करो, इनकम टैक्स में जो रूल्स दिए गए उस हिसाब से आप अपना आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले आर्म्स लेंथ प्राइस एसएससी को ही निकालना है, पहले आर्म्स लेंथ प्राइस डिपार्टमेंट नहीं निकालने वाली है, पहले आर्म्स लेंथ प्राइस एसएससी को ही निकालना है, सेल्फ असेसमेंट जैसा। उसके बाद आपका मैटर असेसमेंट में जाएगा। असेसमेंट में आपका असेसमेंट पेंडिंग चल रहा है, असेसमेंट चल रहा है, और अगर एओ को लगता है कि आपने जीवन में 4 गलती कर दी है, गलती नंबर 1, गलती नंबर 2, गलती नंबर 3, गलती नंबर 4, अगर एओ को लगता है कि आपने जीवन में ये 4 में से कोई गलती की है, तो अब असेसिंग ऑफिसर आपका आर्म्स लेंथ प्राइस रिकंप्यूट करेगा और उसके बाद आपकी टोटल इनकम भी रिकंप्यूट करेगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, उस क्या जीवन में लग रहा है, क्या 4 गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले एओ को असेसमेंट के टाइम पे लग रहा है, असेसमेंट चल रहा है, असेसमेंट पेंडिंग चल रहा है, और एओ को लग रहा है कि आपने जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला है, आपने जो प्राइस चार्ज किया या प्राइस पे किया है, वो इस सेक्शन के हिसाब से नहीं किया है। तो उसको लगता है कि अगर आपने इस सेक्शन या इस इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से नहीं किया है तो एओ फिर अपना आर्म्स लेंथ प्राइस खुद से निकालेगा। सेकंड, अगर उसको लगता है कि आपको 92D के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मेंटेन करना होता है, याद रखना आगे जाके अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर कुछ 12-13 किस्म के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन 92D सेक्शन के अंदर एसएससी को मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो नहीं मेंटेन कर रहा है तो फिर एओ को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकाला है एसएससी ने, तो फिर एओ अपना बैठ के खुद से आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेगा। तीसरा, अगर एओ को लगता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए जो डेटा और इंफॉर्मेशन आपने बोरो किया है वो रिलायबल नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, गूगल से उठा लिया, कोई ऑथराइज सोर्स से नहीं उठाया है, आपको ऑथराइज सोर्स से उठाना चाहिए डेटा और सारा का सारा इंफॉर्मेशन, आप ऐसे ही गूगल से नहीं उठा सकते हो। या असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि एओ और सीआईटी अपील ने आपसे जो इंफॉर्मेशन मंगवाया था 10 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देना होता है, अगर एओ और सीआईटी अपील आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाता है ना कुछ भी ट्रांसफर प्राइसिंग का, तो 92D सबसेक्शन 3 के हिसाब से आगे जाकर अभी आने वाला है 10 मिनट के अंदर आपको वो इंफॉर्मेशन 10 दिन के अंदर देना होता है, 30 डेज का और एक्सटेंशन भी मिलता है। अगर आपने नहीं दिया तो फिर एओ नाराज हो जाएगा और एओ आपका आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेगा, और वो आपका आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेगा, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा और डेफिनेटली फिर आपकी रिकंप्यूट करेगा टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम क्या करेगा, वो रिकंप्यूट करेगा। अब इसके आगे की कहानी समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, एग्जांपल को बहुत गौर से सुनना, ठीक है। सपोज एसएससी की जो टोटल इनकम है वो कितनी है, सपोज एसएससी की टोटल इनकम है 300 लाख, कितनी है, बहुत ध्यान से सुनना, एसएससी की टोटल इनकम कितनी है, 300 लाख से फॉर एग्जांपल, ठीक है। और एसएससी ने सामने वाले को कुछ रॉयल्टी पे किया है 100 लाख रुपीस की, कितने की, 100 लाख रुपीस की, एसएससी के हिसाब से आर्म्स लेंथ प्राइस 100 लाख से, ठीक है। और ये 100 लाख ऑब्वियसली टोटल इनकम में से माइनस होकर आया है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो टोटल इनकम 300 लाख है और रॉयल्टी की इनकम कितनी है, 100 लाख है। अब एसएससी ने सामने वाले का 10% टीडीएस काटा और 90 लाख रुपीस सामने वाले को फॉरवर्ड कर दिया। सामने
वाला इनकम कितनी दिखाएगा, 100 लाख दिखाएगा। ऑब्वियसली टीडीएस भी तो इनकम का पार्ट होता है। सामने वाला इनकम कितना दिखाएगा, 100 लाख दिखाएगा। सामने वाला टैक्स कितना दिखाएगा, 10%, और फिर बोलेगा मेरा तो पूरा का पूरा टैक्स कट चुका है टीडीएस के फॉर्म में, तो मुझे अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। अब असेसिंग ऑफिसर को ये 4 में से अगर कोई पॉइंट लगता है जो मैंने अभी आपको बताया, उसको लगता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किया, उसको लगता है कि आपने इंफॉर्मेशन का रिप्लाई नहीं किया, आपको लगता है कि आपका डेटा रिलायबल नहीं, उसको लगता है कि आपने इस सेक्शन और रूल के हिसाब से आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं निकाला, तो फिर वो आपका आर्म्स लेंथ प्राइस रिकंप्यूट करेगा। अब मान लो अगर वो आर्म्स लेंथ प्राइस 40 रुपए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, 100 रुपीज का खर्चा है नहीं, खर्चा तो सिर्फ 40 रुपए का है, आप तो जबरदस्ती 100 रुपीज का एक्सपेंस दिखा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, एओ आपका 60 रुपीज डिसअलाउ कर देगा। अगर वो आपका 60 रुपीज डिसअलाउ कर देगा, क्योंकि वो खर्चा तो सिर्फ 40 मान रहा है, 40 ही 100 में से सिर्फ 40 रुपए का खर्चा जेन्युइन मांग रहे हो, बाकी 60 रुपए तो वो इलीगल मान रहा है, तो 60 रुपए एड बैक कर देगा, तो आपकी इनकम हो जाएगी 360 लाख। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है पता है, इन 92C सबसेक्शन 4 कि ये जो 60 लाख रुपया बढ़ाया ना इन्होंने आर्म्स लेंथ प्राइस आपका, इस 60 लाख रुपए पे आपको 10AA और चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एओ अगर आपका आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ाता है तो उसके ऊपर आपको चैप्टर 6A और 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो अगर एओ आपका आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ाता है तो ये जो बढ़ा हुआ पोर्शन है ना, उसके ऊपर ये जो 60 लाख रुपीस जो एओ ने एड बैक किया है, उसके ऊपर आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको किसी किस्म का डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसका, चैप्टर 6A का या तो 10AA का। चैप्टर 6A में जो आप प्रॉफिट लिंक डिडक्शन क्लेम करते हो वो नहीं मिलेगा, और 10AA का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। साथ साथ में आप पहले कितना पेमेंट कर रहे थे, 100 लाख, एओ ने आर्म्स लेंथ प्राइस घटाकर कितना कर दिया, 40 लाख। गवर्नमेंट ने एक और पॉइंट डाला 92C सबसेक्शन 4 के सेकंड प्रोवाइजो में कि सामने वाला बंदा ये नहीं बोल सकता है कि मेरी इनकम भी 40 लाख है, आपने यहां पर आर्म्स लेंथ प्राइस 100 से घटाकर 40 कर दिया ना, तो मेरी इनकम भी 100 से घटाकर 40 कर दो, और मुझे भी क्या करो, मेरा जो 10% का टैक्स रिफंड टैक्स पे हुआ था, पहले मैंने टैक्स कितना काटा उसका, 100 पे 10%, 10 लाख रुपया काटा, तो सामने वाला बोलता है कि मुझे भी रिफंड दो, मेरी भी तो इनकम अभी 100 नहीं है, मेरी भी तो इनकम अभी 40 है, मुझे भी रिफंड दे दो 60 लाख रुपीस के ऊपर। गवर्नमेंट ने बोला वो रिफंड सामने वाले की इनकम रिकंप्यूट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो दो चीज, एक तीर दो निशान। जो अगर एओ का आर्म्स लेंथ प्राइस एओ ने बढ़ाया, आपको उस बढ़े हुए आर्म्स लेंथ प्राइस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, सामने वाला उस बढ़े हुए आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर रिफंड नहीं मांग सकता है। एक तीर दो निशाना इसे कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बढ़ते टुवर्ड्स द मेथड्स ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग। 92C के अंदर बोला गया है कि आपको कौन कौन से मेथड से ट्रांसफर प्राइसिंग निकालना है। अब उसके रूल्स के अंदर बोला गया है एक एक मेथड के अंदर आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करना है। देखो कायदे से तो वैसे 6 मेथड है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है कि छठा मेथड जो है ना वो सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करती है केस टू केस बेसिस पर। अगर आप पहले 5 मेथड में नहीं आ सकते हो तो फिर आपको छठे मेथड में आना है, अदरवाइज छठा मेथड ऐसा कुछ अलग से नहीं है लॉ के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स को ये रहता है सर एग्जाम के अंदर इंस्टीट्यूट के हमको मेथड का नाम बताएगा। देखो जरूरी नहीं है, कभी कभी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन के अंदर मेथड का नाम लिखता है, कभी कभी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन के अंदर मेथड का नाम नहीं भी लिखता है। अगर नहीं लिखता है तो फिर आपको क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे आपको खुद से पता लगाना पड़ेगा आपको कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में आपको पता लगाना है कि आपने कोई अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन जो किया है, मतलब जो अनरिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन किया है उसमें कितना प्राइस चार्ज किया है। अगर सेल कर रहे हो तो प्राइस चार्ज करोगे, और अगर परचेज कर रहे हो तो प्राइस पे करोगे। तो अनकंट्रोल्ड पार्टी, अनरिलेटेड पार्टी को आप कितने में सामान बेच रहे हो, उससे आप कितने में सामान खरीद रहे हो, वो आपका स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपके अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन मतलब अनरिलेटेड पार्टी और जो कंट्रोल ट्रांजैक्शन है मतलब जो एसोसिएट एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जिसको आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हो, उन दोनों में अगर कोई फंक्शनल डिफरेंसेस है तो उसको आपको एडलेस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अनकंट्रोल पार्टी का प्राइस पता लगाना है, उसके बाद आपको दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में जो भी फंक्शनल डिफरेंसेस है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो प्राइस आएगा वो बन जाएगा आपका आर्म्स लेंथ प्राइस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये वाला मेथड सबसे इजी मेथडों में से एक है, आपके एग्जाम के अंदर अगर ये आता है तो ये सबसे आसान वाला मेथड होगा। नेक्स्ट वाला मेथड जो है ना वो सबसे ट्रिकी वाला मेथड है, उस पर थोड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, रीसेल प्राइस मेथड। सर इसमें क्या होता है, सर इसमें ये होता है कि आपने सपोज ना किसी ना एसोसिएट एंटिटी से कुछ खरीदा और फिर अनरिलेटेड पार्टी को बेच दिया। ठीक है, तो आपने जब एसोसिएट एंटिटी से कुछ खरीदा ना तो आपने बहुत ज्यादा प्राइस पे खरीदा, तो जो प्राइस पे आपने खरीदा ना उसका अपने को आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है, आपको आपके परचेस प्राइस का आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है। बहुत ध्यान से सुनना, आपने एसोसिएट एंटिटी से खरीदा, अनरिलेटेड पार्टी को बेच दिया, तो आपने जो प्राइस पे खरीदा ना गवर्नमेंट को लगता है कि वो बहुत ज्यादा है, उसका अपने को आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है। तो अभी आपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप, जो आपने एसोसिएट एंटिटी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को बेचा
तो कितने में रीसेल किया, रीसेल प्राइस आपका स्टेप नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, रिलेटेड पार्टी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को कितने में बेचा, सपोज रिलेटेड पार्टी से 2900 में खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को 3000 में बेच दिया, तो 3000 रुपीज आपका स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होगा पता है, कि आपको एक ऐसा सिमिलर ट्रांजेक्शन ढूंढना पड़ेगा जहां पर आप अनरिलेटेड पार्टी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को बेचते हो, तो आपका जीपी ऑन सेल्स कितना है। क्या बोला मैंने, अनरिलेटेड पार्टी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को बेचते हो तो जीपी ऑन सेल्स कितना है, सपोज वो 20% है, तो वो 20% आपको क्या करना होगा, ऊपर वाले 3000 रुपया जो आपको आया था ना उसमें से उसको माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3, खरीदते समय अगर आपने कोई परचेज रिलेटेड खर्चा किया था, वो 2900 रुपए का आइटम जब आपने एसोसिएटेड एंटिटी से खरीदा था, तब अगर आपने कोई परचेज रिलेटेड खर्चा किया था, जैसे इंपोर्ट करते समय आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया होगा, फ्रेट का खर्चा किया होगा, तो वो सारे खर्चे आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में अगर कोई फंक्शनल डिफरेंस है तो उसको एड लेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्राइस होगा वो आपका हो जाएगा आर्म्स लेंथ प्राइस। ये देखो, ये जो मेथड्स वाले क्वेश्चन है ना, ये मेथड वाला जो रिवीजन पार्ट है ना, ये थोड़ा सा आपको ना, जो मैंने क्लास में आपको सारे डायग्राम बना के दिया था ना, वो सामने रखकर आप अगर सुनोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और उसके बाद अपने ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जितने भी मस्त मस्त क्वेश्चन मैंने कराया ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठेगी ये चीज। अदरवाइज ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, जस्ट थियोरेटिकल सुनकर इसका एप्लीकेशन उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नाउ तीसरा मेथड की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें 3-4 लोग ज्वाइंट वेंचर करते हैं और कुछ प्रॉफिट कमाते हैं और उसके बाद में आपस में उसको बांट देते। तो उसका आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहां पर है ना, 3-4 लोग ने मिलकर कंबाइंड प्रॉफिट कितना कमाया ना वो पता लगाने का, कंबाइंड नेट प्रॉफिट पता लगा लिया। उसके बाद मान लो कंबाइंड नेट प्रॉफिट 10,000 रुपए है, ठीक है, 10,000 रुपए कंबाइंड नेट प्रॉफिट है। अब आपको ना एक रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रेशियो ढूंढना पड़ेगा एसएससी का। सर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रेशियो ये होता है कि 3-4 लोगों ने मिलकर 10,000 रुपए कमाया, ठीक है, तो अब 3-4 लोगों ने मिलकर 10,000 रुपए जो कमाया, तो किसने कितने एफर्ट्स डाले, किसने कितने फंक्शंस किए, किसने कितना रिस्क लिया, किसने कितने एसेट्स एम्प्लॉय किए, आपको यहां पर फार एनालिसिस करना पड़ेगा, फंक्शन एसेट एंड रिस्क एनालिसिस ये करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा किसने कितने एफर्ट्स डाले, उस हिसाब से एक रेशियो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, 50, 20, 30, 40 जो भी है, जिसने जितना एफर्ट डाला, सपोज 3 लोग हैं, किसी ने 50% एफर्ट डाला, किसी ने 20% एफर्ट डाला, किसी ने 30% एफर्ट डाला, तो ये रेशियो पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सर, उसके बाद जो आपका कंबाइंड नेट प्रॉफिट स्टेप नंबर 1 में आया था ना, उसको आप स्टेप नंबर 2 के रेशियो में ना डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो उस रेशियो में डिवाइड कर दोगे तो कंबाइंड नेट प्रॉफिट 10,000 था और रेशियो है 50:30:20, तो पूरा का पूरा 10,000 का प्रॉफिट आप 50:30:20 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे। मतलब 10,000 के प्रॉफिट को आप कैसे डिवाइड करोगे, 5,000, 3,000, 2,000। ठीक है, और फिर बाद में उस हिसाब से आप क्या करोगे, आप आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल लोगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट वाले मेथड की तरफ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके एग्जाम के लिए, ये और इसका अगला वाला मेथड इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा बार पूछता है एग्जाम के अंदर, कॉस्ट प्लस मेथड और ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। ये दो मेथड इंस्टीट्यूट के बहुत फेमस और ज्यादा रिपीटेटिव मेथड है, जो बहुत बार इंस्टीट्यूट ने पूछा एग्जाम के अंदर। सर कॉस्ट प्लस मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को कोई सामान बेचा है, कोई सर्विस दी है, तो सबसे पहले आपने अपने एसोसिएट एंटिटी को जो सामान बेचा है और जो सर्विस दी है उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाल लो। ठीक है, कौन सा कॉस्ट, जो एसोसिएटेड एंटिटी को सामान बेचा है उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाल लो। सेकंड स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है पता है, आपको जीपी निकालना है। जीपी ऑन व्हाट, जीपी ऑन कॉस्ट। जीपी ऑन कॉस्ट कैसे निकालना है, थर्ड पार्टी का जीपी ऑन कॉस्ट कितना है। जब आप किसी सेम चीज किसी थर्ड पार्टी को बेचते हो तो उसमें कितना जीपी चार्ज करते हो, वो जीपी निकालना पड़ेगा। अब आपको आपका थर्ड पार्टी का ट्रांजैक्शन और आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मतलब थर्ड पार्टी का ट्रांजैक्शन और एसोसिएट एंटिटी के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उन दोनों में जो फंक्शनल डिफरेंसेस है वो आपको एडजस्ट करना है। लेकिन यहां पर फंक्शनल डिफरेंसेस किसी अमाउंट में एडजस्ट नहीं करना है, बल्कि ये जो जीपी मार्कअप आया था ना, जीपी परसेंटेज, जीपी ऑन कॉस्ट, जीपी डिवाइडेड बाय कॉस्ट का परसेंटेज आया था ना, उस परसेंटेज में आपको फंक्शनल डिफरेंसेस एडजस्ट करना। ठीक है, ये इसका कैच है। मेथड नंबर 4 के अंदर आप कोई अमाउंट में फंक्शनल डिफरेंस एडजस्ट नहीं करते हो, बल्कि परसेंटेज में फंक्शनल डिफरेंस एडजस्ट करते हो, ये चीज दिमाग में रखना। और उसके बाद आपको एक रिवाइज्ड क्या आ जाएगा, जीपी आएगा, उस रिवाइज जीपी को यूज करके आप अपने कॉस्ट में ऐड करना, जो स्टेप नंबर 1 में था, आपको आ जाएगा आर्म्स लेंथ प्राइस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी मेथड क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। स्टेप नंबर 1, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बस आपकी नेट मार्जिन निकालना है। किसकी नेट मार्जिन, जब आप एसोसिएटेड एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका नेट मार्जिन क्या है। सर नेट मार्जिन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने उसका फॉर्मूला दिया है, नेट प्रॉफिट अपॉन रेलेवेंट बेस। डिनोमिनेटर में आपको रेलेवेंट बेस लेना है। सर रेलेवेंट बेस क्या होता है, उसका मैंने लॉजिक क्लास में बताया था, आज वापस बता देता हूं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट, तो डिनोमिनेटर में रेलेवेंट बेस आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट को रेलेवेंट बेस लेने का।
अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर के अंदर आपको लेना है सेल्स को एज रेलेवेंट बेस, ठीक है। एक्सपोर्ट के केस में डिनोमिनेटर को कॉस्ट लेना है, इंपोर्ट के केस में डिनोमिनेटर को सेल लेना है। इसका लॉजिक मैंने क्लास में बताया था, अब उन सब चीजों में यहां नहीं घुस सकता हूं। मैंने क्लास में उसका मतलब बताया था कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताओ, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े उनको भी पता चल जाए। लंबा चौड़ा भाषण है बहुत। नेक्स्ट वाला, तो सबसे पहले आप एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ जो ट्रांजेक्शन करते हो उसमें रेलेवेंट बेस क्या लोगे। रेलेवेंट बेस मैंने आपको बता दिया कि अगर सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कॉस्ट ले लो, इंपोर्ट कर रहे हो तो सेल ले लो, ले लिया। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन वापस निकालो विद रिस्पेक्ट टू अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन। अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन के साथ जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगेन डिनोमिनेटर में सेम ही बेस लेना, जो स्टेप नंबर 1 में लिया था वही स्टेप नंबर 2 में लेना। और फिर बाद में दोनों में देखो, दोनों ट्रांजैक्शन में कोई फंक्शनल डिफरेंसेस है तो यहां पर भी आपको मार्जिन में ही एडजस्ट करना है, मार्जिन में ही एडजस्ट करना है, अमाउंट में एडजस्ट नहीं करना है। और उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, उसको लेकर आप क्या निकाल लो, आप अपना आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल लो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, और ये अगले पार्ट को समझाने के लिए मैं एक बड़ा सा एग्जांपल भी लूंगा आप लोगों के साथ। डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करना बस, ठीक है। पहले मैं इस अगले वाले पार्ट का लॉजिक और पूरा का पूरा बेस बता देता हूं, फिर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। रूल 10 CA, ये रूल 10 CA ना सरकार ने 2014 में लाया था, फाइनेंस एक्ट 2014 में। ये पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कॉपी मारा हुआ प्रोविजन है। वहां पर ये सिमिलर प्रोविजन बहुत सालों से चल रहा था। भारत सरकार को लगा कि 2014 में, 2013 या 14 दोनों में से किसी एक साल में आया था, आई थिंक सो 2013 में आया था ये। तो ये 2013 में पूरा कॉपी पेस्ट प्रोविजन है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये क्यों लाया गया, पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखो, जब भी आप आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने जाओगे ना, तो मार्केट के अंदर ना आपको एक से ज्यादा कंपेरेबल मिलेंगे। जब एक से ज्यादा कंपेरेबल मिलेंगे ना, तो आपके पास एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस होगा। तो जब एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस होगा तो आपको क्या करना है, तो तब आपको रूल 10 CA फॉलो करना है। तो ये चीज दिमाग में रखना, रूल 10 CA कब एप्लीकेबल है, जब एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस होगा तो आपको रूल 10 CA फॉलो करना है, अदरवाइज आपको रूल 10 CA नहीं फॉलो करना है। अगर आपके मार्केट में सिर्फ एक ही कंपेरेबल है तो आपको रूल 10 CA फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई भी प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग आपके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट बेचते होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 होगा, लेकिन बहुत सारे कंपेरेबल आपको मिलेंगे। तो प्रॉब्लम यहीं पर आएगी, जब एक से ज्यादा कंपेरेबल होंगे, जब एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस आएगा तो आप कौन सा वाला आर्म्स लेंथ प्राइस लोगे। तो गवर्नमेंट ने बोला रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करो। अब रेंज कॉन्सेप्ट देखो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ 4 मेथड के लिए एप्लीकेबल है। ये कब मेथड के लिए एप्लीकेबल है, ये आपके प्रॉफिट ये कब मेथड के लिए एप्लीकेबल है, ये रीसेल प्राइस मेथड के लिए एप्लीकेबल है, तीसरा ये आपके कॉस्ट प्लस मेथड के लिए एप्लीकेबल है, और ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब कब मेथड, ये जो रेंज कॉन्सेप्ट है ये 2 मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कौन से 2 मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक तो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और ये जो छठा मेथड है ना, एनी अदर मेथड जो सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करती है उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और एनी अदर मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ पहले 4 मेथड जो मैंने आपको बताया उसके लिए एप्लीकेबल है। उसमें भी आपको जो कप मेथड है उसमें आपको सिर्फ करंट ईयर का डेटा लेना है, सिर्फ करंट ईयर का डेटा। और जो बाकी 3 मेथड है, दैट इज आपका ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, आपका कॉस्ट प्लस मेथड एंड रीसेल प्राइस मेथड, इसमें आपको मल्टीपल ईयर का डेटा लेना पड़ेगा। मल्टीपल ईयर का मतलब करंट ईयर एंड लास्ट 2 साल का एवरेज आउट करना पड़ेगा। अब ये कैसे एवरेज आउट करते, क्या करते, वो सब मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब उसके लिए हम लोग को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा जो अपनी क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने आपको करवाया था, अगर आपको याद है तो। एक बार मैं ढूंढ लेता हूं, 1 सेकंड रुको जरा। तो यहां पर एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है जो सीबीडीटी ने खुद दिया था, और ये एग्जांपल टीएनएमएम पे है। एक एग्जांपल मैं टीएनएमएम पे करवा दूंगा, एक एग्जांपल मैं आपको कप मेथड पे करवा दूंगा, ठीक है। ताकि टीएनएमएम में आपको मल्टीपल ईयर का डेटा लेना होता है वो समझा दूंगा, और कप मेथड में आपको सिंगल ईयर का डेटा लेना होता है वो समझा दूंगा। सबसे पहले अगर आपको रेंज कॉन्सेप्ट में आना चाहिए ना, तो सबसे पहले जब आप मार्केट में जाओगे ना, कंपेरेबल ढूंढोगे ना, तो कम से कम 6 आइटम होना चाहिए। अगर 6 से कम आइटम है ना अगर आपके पास, तो फिर आपको ना रेंज कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करना है। उस केस में क्या करना है ना, वो थोड़ी देर बाद बताता हूं। तो मिनिमम आपके पास 6 कंपेरेबल होना चाहिए, अदरवाइज ये आपका जो रेंज कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब 6 आइटम अगर आपको मिल गए तो कम से कम 6 आइटम होना चाहिए। 6 कंपेरेबल ढूंढ के आओ जो आपके जैसा सामान बेचते हैं या आपके जैसा सामान मार्केट में खरीदते हैं, ठीक है। अब अगर 6 से बदले 7 मिल गया तो चलेगा सर, 7 मिलेगा तो दौड़ेगा, 8 मिलेगा तो दौड़ेगा, 10 मिलेगा तो भी दौड़ेगा। 6 मिनिमम होना चाहिए। मैंने बोला 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला मैंने, 6 से ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट में गए और हम लोग ने 7 कंपनी का डेटा लेकर आया, ABCDEFG। क्या लेकर आए सर, क्या लेकर आओ, 7 कंपनी का ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट लेकर आओ। तो 7 कंपनी का ना मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग कॉस्ट लेकर आ गया, वो भी 3 साल के लिए, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। अब इसको क्या करना पड़ेगा, तीनों साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप ऐड करो, तीनों साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐड करो, तीनों साल का ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड करो सारी कंपनीज के लिए, ठीक है। 7 के 7 कंपनीज के लिए तीनों साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐड करो, तीनों साल का ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड कर दो, ठीक है। ये ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट करो और एक रेशो निकालो, उसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, जिसको हम लोग बोलेंगे अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर डिनोमिनेटर मैंने कॉस्ट क्यों लिया, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं। अगर मैं सेल करूंगा, अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो डिनोमिनेटर कॉस्ट लूंगा, और अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो डिनोमिनेटर सेल ले लूंगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर कॉस्ट ले लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट में जाना है, कम से कम 6 कंपनी का डेटा लेके आना है, उनका ओपी अपॉन ओसी निकालना है। 3 साल का ओपी ओसी चाहिए, तीनों साल का ओपी ऐड करो, तीनों साल का ओसी ऐड करो, और फिर बाद में ओपी अपॉन ओसी को डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लो, आपको आ जाएगा 6-7 मार्जिन आपको मिल जाएंगे। अब ये जो 6-7 मार्जिन आपको मिले ना, आप इनको सबको पकड़ो और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। यहां देखो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया 1 to 7, पहले 2.2, फिर 6, फिर 8.2, फिर 9, फिर 10.57, फिर 11.9 और फिर 12%, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी आइटम है ना, कितना डेटा अपन ने लिया, 7 आइटम, 7 डेटा लिया अपन ने, ठीक है। अब 7 का ना 35% लो, 7 का 35% 2.45 आता है। अब अगर 2.45 फ्रैक्शन है 2.45 फ्रैक्शन है ना, तो अगले नंबर पे जाने का। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर 3 है, तो 3 नंबर पे कितना परसेंटेज है, 3 नंबर पे 8.2 है, तो 8.2 को पकड़ लेने का, ठीक है। उसके बाद क्या करने का, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ये 7 आइटम्स का 65% लेना पड़ेगा। 7 आइटम्स का 65, पहले 7 आइटम्स का 35% लो, उसके बाद 7 आइटम्स का 65% लो। 65% भी 4.55 फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन आता है तो क्या करूं, फिर से अगले नंबर पे जाओ। अगला नंबर क्या है, 4.55 के बाद वाला नंबर क्या है, 5 है। अब 5 पे देखो कितना परसेंट आता है, 5 पे आता है 10.57, 5 पे कितना आता है 10.57। तो ये गवर्नमेंट बोलती है आपका रेंज है। रेंज मतलब अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 8.2% से लेकर 10.5% के बीच में है, इस रेंज के अंदर है, तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगी। आपका जो भी प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट अपने आप एक्सेप्ट कर लेगी, आप पे कोई सवाल नहीं उठाएगी। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट इससे कम है, तो फिर आपको एक और काम करना पड़ेगा कि आपको 7 आइटम्स का मीडियन लेना पड़ेगा। मीडियन मतलब 7 का 50%। 7 का 50% कितना आता है, 7 का 50% आता है 3.5। 3.5 क्या फिर से फ्रैक्शन है, हाफ फ्रैक्शन है। तो अगले नंबर पे जाओ, अगले नंबर पे क्या आता है, अगले नंबर पे 4 आता है। 4 पे कितना परसेंटेज है, 9% है। तो अब आपको 9% के हिसाब से प्रॉफिट दिखा के टैक्स भरना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको क्लास में डिटेल में करवाई है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको कप मेथड के हिसाब से कराता हूं। कप मेथड के अंदर भी सेम ही करना है, बस यहां पर आपको मल्टीपल ईयर का डेटा नहीं लेना है, करंट ईयर और लास्ट 2 साल का एवरेज नहीं लेना है, सिर्फ करंट ईयर का लेना है। कप मेथड में आपके पास कोई परसेंटेज नहीं होता है, प्राइस होता है, ठीक है। तो आपके पास यहां पर 20 कंपेरेबल प्राइस है, देख सकते हो सारे के सारे ये 20 के 20 प्राइस जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो अभी क्या करने का, डायरेक्टली रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करने का। सबसे पहले 20 का 35%, 20 का 35% 7 आता है। अब देखो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये होल नंबर है। अगर ये होल नंबर होगा ना, तो लॉ क्या बोलता है पता है, 7 पे जो अमाउंट लिखा है और 8 पे जो अमाउंट लिखा है, अगले नंबर पे उसका एवरेज ले लो। अब 7 पे अमाउंट लिखा है 107, 8 पे नंबर लिखा है 110, इन दोनों का एवरेज ले लो, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 108.5। उसके बाद 20 का 65%, 20 का 65% कितना आता है, 13 आता है। 20 का 65% 13 आता है, तो 13 फिर से क्या है, होल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। तो जो 13 और 14 पे एवरेज होगा वो ले लेना का, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 118.5, ये आ जाएगा आपका 118.5। तो गवर्नमेंट बोलती है अब ये आपका रेंज है। अगर आपका प्राइस 108.5 से लेकर 118.5 के बीच में, तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर से वही नाटक करो मीडियन वाला, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब तीसरा एग्जांपल जो है वो आपको एक लास्ट पॉइंट बताता है, इसके बाद ये रेंज कॉन्सेप्ट आराम से आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। इसके बियॉन्ड रेंज कॉन्सेप्ट में और कुछ नहीं पूछ सकता इंस्टीट्यूट। अब तीसरा और आखिरी एग्जांपल क्या है कि अगर आपके पास 6 नंबर है ही नहीं मार्केट में, 6 कंपेरेबल है ही नहीं, 6 से कम है, मान लो आपके पास सिर्फ 5 ही कंपेरेबल है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है फिर आपको अगर 6 से कम आइटम है तो आपको सीधा सीधा पांचों को ऐड करके उसका एवरेज लेना है। तो पांचों को ऐड करके उसका एवरेज कितना आता है, अरिथमेटिक मीन ले लेना है बस, 103.5। और फिर इसको आप अपने आर्म्स लेंथ प्राइस, अपने एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करोगे, और दोनों के बीच में अगर 3% से कम का डिफरेंस है तो फिर ये नॉट एप्लीकेबल, और अगर 3% से ज्यादा का डिफरेंस है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आर्म्स लेंथ प्राइस लेना पड़ेगा। तो रेंज कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल है अगर 6 से कम आइटम है। 6 से कम आइटम में आपको अरिथमेटिक मीन लेना है, लेकिन उसके अंदर भी आपको चेक करना है कम से कम 3% से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 3% से ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आपको फिर ये सब नाटक नहीं करना है, बंद करके छोड़ देना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस रेंज कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। ये सारी चीजें मैं शब्दों में बोलता तो समझ नहीं आता, लेकिन यहां पे सब कुछ शब्दों में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो यहां से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, वेरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट बाय आईसीआई इन द न्यू कोर्स। ये ओल्ड कोर्स में नहीं था, ये न्यू कोर्स में डाला इन्होंने, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइट लाइन टेस्ट। नाउ लेट मी टेल यू, ये जो ब्राइट लाइन टेस्ट कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ठीक है। ये बाहर की कंट्रीज में एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ असेसिंग ऑफिसर्स को काम धंधा नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ इंटरनेशनल टैक्स पढ़ लिया होगा, किसी सेमिनार वेमिनार में सुन लिया होगा कि यहाँ यूएस में ये एप्लीकेबल, यूरोप में ये एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर भी एक कंपनी पे चिपका दिया, सोनी और बॉश एंड लैम्प पे। सोनी पे चिपकाया, बॉश एंड लैम्प पे भी चिपका दिया, आई केयर जो कंपनी है चश्मे बनाती है एक्सेट्रा,
लेंस बनाती है उसके ऊपर भी चिपका दिया। ये कॉन्सेप्ट क्या है देखो, ये कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है पता है, सोनी जैसे जापान के अंदर सोनी का पेरेंट कंपनी बैठी हुई है, होल्डिंग कंपनी, और इंडिया में उनकी सब्सिडरी बैठी हुई है। तो जो सोनी जापान है ना, वो सोनी इंडिया को क्या बोलेगा पता है कि इंडिया के अंदर तू हमारा एडवर्टाइजमेंट कर, तू हमारा मार्केटिंग कर, तू हमारा प्रमोशन कर, उसके लिए खर्चा कर। तो सोनी इंडिया जो है ना, वो सोनी जापान के लिए इंडिया के अंदर ब्रांड क्रिएट करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, मार्केटिंग करेगा, प्रमोशन खर्चा करेगा। ये जो खर्चा करता है ना, उस खर्चे के ऊपर है ना, बाहर के देशों के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ब्राइट लाइन टेस्ट का, जो बोलता है कि सारे खर्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, रूटीन खर्चे, नॉन रूटीन खर्चे। जो रूटीन खर्चे उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, जो नॉन रूटीन खर्चे वो हम डिसअलाउ कर देंगे, उसको हम इनकम टैक्स में अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर एप्लीकेबल ही नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक ब्राइट लाइन टेस्ट इन इंडिया। आगे जाकर नए कानून के अंदर जो नया बिल आने वाला, शायद उसमें बोला जा रहा है, प्रपोज कर रही है सरकार की, उसमें ब्राइट लाइन टेस्ट का कॉन्सेप्ट लाने वाली है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमारे पुराने इनकम टैक्स लॉ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। देयरफॉर द क्वेश्चन इज, क्या असेसिंग ऑफिसर बाहर के देश के कॉन्सेप्ट उठा के यहां चिपका कर क्या नॉन रूटीन एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर सकता है? द आंसर इज नो। यहां पर आपके नॉन रूटीन एक्सपेंसेस डिसअलाउ नहीं हो सकते। बस यही बोला गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेक्शन है 92C है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें कुछ छोटे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं बाय फाइनेंस एक्ट 2024, वो एक एक करके मैं सब बताता हूं। दैट इज रेफरेंस टू टीपीओ। अब यहां पर मुझे तीन लोगों को लाना पड़ेगा। एक मैं सपोज असेसिंग ऑफिसर, एक आप सपोज असेसी, मैं असेसिंग ऑफिसर, आप असेसी। मैं आपका असेसमेंट कर रहा हूं और असेसमेंट करते दौरान मुझे कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने में दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने में दिक्कत हो रही है। मैं असेसिंग ऑफिसर हूं, आप असेसी हो। मेरा आपके ट्रांजैक्शन का, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने में दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या कर सकता हूं, गवर्नमेंट ने मुझे पावर दिया है, मुझे पावर दिया, आपके पास पावर नहीं है, असेसी के पास पावर नहीं है, एओ के पास पावर है। क्या पावर है? एओ अगर चाहे तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल लेगा और आपका आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने का जो मुद्दा है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, दोनों का मुद्दा मैं एक ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दूंगा। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कौन होते हैं? ये लोग असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, जिनको सरकार ने, सीबीडीटी ने एम्पावर किया है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स ऑफिसर ही होते हैं, कोई अलग से ऑफिसर नहीं है, कोई आसमान से नहीं टपके है, जमीन पे ही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग ही है। लेकिन इनको सीबीडीटी ने क्या बोला है? असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग का मैटर हैंडल करने के लिए दिया जाएगा, वो बोला जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। ठीक है, तो अब आपका मैटर किसके पास चला गया? असेसिंग ऑफिसर से कहां चला गया? असेसिंग ऑफिसर को दिक्कत हो रही है आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने में, तो वो भेज देगा किसके पास? ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास, कमिश्नर का अप्रूवल लेके। ये बोला गया पहले पॉइंट के अंदर। उसके बाद टीपीओ क्या करेगा? टीपीओ अब तीसरा बंदा आ गया पिक्चर में। टीपीओ आपको एक नोटिस भेजेगा, ठीक है, आपसे सारा इंफॉर्मेशन लेगा और आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने की कोशिश करेगा। अब देखो यहां पर एक अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट क्या आया मैं आपको बताता हूं, उससे पहले पुराना प्रोविजन बताता हूं। मान लो मैं हूं असेसिंग ऑफिसर, आप असेसी हो, मैंने टीपीओ को रेफर किया एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, एक रॉयल्टी है, मैंने बोला सर रॉयल्टी का जरा आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के दीजिए। अब सवाल ये उठ रहा है, मैंने आप ऑफिसर को बोला कि सर जरा रॉयल्टी का आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के दीजिए, तो क्या ऑफिसर अपने से कोई दूसरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का भी आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल सकता है? हाँ, उसके पास पावर है। अगर वो चाहे तो अपने से कोई दूसरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का आर्म्स लेंथ प्राइस भी निकाल सकता है। ये पहले से उसके पास पावर है। ठीक है, 2012 या 2014 से ये पावर उसके पास है। अब सवाल ये उठ रहा है, मैंने उसको एक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का भी ट्रांसफर प्राइसिंग निकालने के लिए बोला। मैंने बोला सर ये एक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, इसका भी निकाल लीजिए ना। अब क्या वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का भी कोई दूसरे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का खुद से निकाल सकता है? द आंसर इज नो। ये पावर उसके पास नहीं था, बट अब फाइनेंस एक्ट 2024 ने उसको ये पावर भी दे दिया कि अब से अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर चाहे तो खुद से कोई नया डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है उसका भी आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल सकता है। अब ये पावर भी दे दिया गया उसको, ये पावर पिछले साल तक नहीं था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भले आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो रेफर कर रहे हो या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो रेफर कर रहे हो वो उसका भी निकाल सकता है, और वो जो नहीं रेफर कर रहे हो उसकी अगर इच्छा, अगर कोई और इंटरनेशनल या कोई और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने की इच्छा है तो वो इच्छा भी वो पूरी कर सकता है। यहां पर वही लिखा गया है इन दो पॉइंट के अंदर। ये सब करने के बाद वो आपसे सारे एविडेंस लेगा, आपसे सवाल, जैसे कि मैंने बोला ऑफिसर आपको, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर आपको नोटिस भेजेगा और आपको नोटिस भेजने के बाद आपसे सारे एविडेंसेस लेगा और वो एक ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, ऑर्डर पास करेगा और वो ऑर्डर किसको दे देगा? एओ को दे देगा, असेसी को भी दे देगा, और उसका जो ऑर्डर है वो एओ पे बाइंडिंग है, आप पर बाइंडिंग नहीं है। आप चाहो तो आगे जाकर अपील कर सकते हो, जब एओ ऑर्डर पास कर देगा अपना फाइनल असेसमेंट, उसके बाद आप अपील कर सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट इज द टाइम लिमिट टू पास द ऑर्डर बाय टीपीओ?
टीपीओ ऑर्डर कब तक पास करेगा? देखो लॉ सीधे सीधे बात करता है कि टीपीओ असेसमेंट खत्म होने का जो टाइम लिमिट है ना, उसके कम से कम 60 डेज पहले ऑर्डर पास कर देगा। तो देख लो, प्रीवियस ईयर 24-25 हमारा एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, असेसमेंट ईयर 25-26 हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, ये बराबर से देख लेना। अब इसका असेसमेंट एओ कब कंप्लीट करेगा? उसके 60 डेज पहले टीपीओ को अपना ऑर्डर पास करना है। तो देखो इसका असेसमेंट एओ कब कंप्लीट करता है बताओ? जनरली तो इट इज 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई, लेकिन अगर मैटर टीपीओ को रेफर होगा तो 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई। तो 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई क्या आ जाएगा? 31 मार्च 2028। अब याद रखना 28 एक लीप ईयर है, तो उस हिसाब से आपको 60 डेज पीछे आना है। 60 डेज पीछे आने के लिए आपको कहां आना पड़ेगा? 31 जन 2028 तक आना पड़ेगा। 31 जन 2028 तक टीपीओ को ऑर्डर पास कर देना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि मार्च में 31 डेज है और 29 डेज आपके फेब में हो जाएंगे, तो 60 डेज हो गए। ओके, तो 60 डेज पहले अगर करना है तो 31 जन तक टीपीओ को क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीप ईयर है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ यहां पर गवर्नमेंट ने 2 केसेस में ना टीपीओ को ना कुछ एक्सटेंशन दिया है कि अगर आपका केस कोई कोर्ट ने होल्ड पे रख दिया है, कोर्ट ने बोला है कि अभी असेसमेंट को होल्ड पे रखो, कोई दिक्कत चल रही है, असेसमेंट ठीक से नहीं कर रहे हो, तो कोर्ट ने आपका असेसमेंट होल्ड पे रख दिया है, या तो ऑफिसर फॉरेन अथॉरिटीज से कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ऑफिसर क्या कर रहा है? फॉरेन अथॉरिटीज से कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, उसको असेसमेंट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए फॉरेन अथॉरिटीज के पास से। तो गवर्नमेंट बोलती है जितना भी टाइम वेस्ट होगा उतना तो टाइम मिलेगा। मान लो 40 दिन वेस्ट हो गया कोर्ट के होल्ड करने की वजह से, कोर्ट के होल्ड करने से कितना दिन वेस्ट हो गया? 40 दिन वेस्ट हो गया, तो 40 दिन का एक्सटेंशन तो आपको मिलेगा ही, प्लस उसके बाद जब भी आपका असेसमेंट रेज्यूम होगा उसके बाद टीपीओ को कम से कम 60 डेज का टाइम मिलना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है। जब भी रेज्यूम होगा, जब भी फिर से शुरू होगा, उसके बाद 60 डेज का टाइम ऑफिसर को मिलना चाहिए, ठीक है। नाउ क्या टीपीओ ऑर्डर पास करते समय गलती कर सकता है? हाँ, इंसान है। अगर टीपीओ ने कोई अपैरेंट मिस्टेक किया तो 154 में उसको रेक्टिफाई कर सकता है अपने ऑर्डर को। अब देखो जो टीपीओ गलती करेगा वो एओ भी करेगा, क्योंकि टीपीओ का ऑर्डर एओ पे बाइंडिंग है। तो टीपीओ ने गलती कर दिया तो एओ के ऑर्डर में भी गलती हो गई, तो टीपीओ को एओ को ऑर्डर भेजना पड़ेगा, रेक्टिफाइड ऑर्डर, और फिर उस हिसाब से एओ भी अपना असेसमेंट ऑर्डर क्या करेगा? रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। अब टीपीओ को बहुत सारे पावर्स दिए सरकार ने, बोला है कि तुम समन इश्यू कर सकते हो सेक्शन 131 के अंदर, तुम कॉल इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हो 133 के अंदर, तुम सर्वे भी कर सकते हो, तुमको अगर सर्वे करना है अपने प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सारी की सारी प्रोसीडिंग गवर्नमेंट ने बोला अब क्या हो जाएगी? फेसलेस हो जाएगी। तो चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी प्रोसीडिंग अभी फेसलेस हो गई। नेक्स्ट प्रोविजन आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेफ हार्बर रूल 92 CB, सेफ हार्बर रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम। क्यों नॉट एप्लीकेबल सर? बिकॉज इट इज नॉट नोटिफाइड ओनली, वो नोटिफाई नहीं है। सेफ हार्बर रूल है ना, रूल नोटिफाई तो होना चाहिए ना, तो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा ना। जब रूल नोटिफाई भी नहीं है तो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल कैसे हो सकता है वो? देयरफॉर ये आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अब ये रूल क्या होता है सर, उसके अंदर घुसने का कोई सेंस नहीं बनता है। जब एप्लीकेबल ही नहीं है तो उस पर बात करके क्या सेंस बनता है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रोविजन की तरफ, 92D, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। वैसे क्लास में मैंने बताया था सेफ हार्बर रूल क्या होता है, बट अभी मैंने इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है। अभी यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड पॉइंट रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रिवीजन वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो को खींचूं 7-8 घंटे तक, मैं चाहूं तो ट्रांसफर प्राइसिंग पे 15 घंटे का भाषण दे सकता हूं। मैंने क्लास में दिया ही है ना, रेगुलर बैच के अंदर 25-30 घंटे बोले ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर, तो बोले मैंने, ऐसा नहीं है। मैं 100 घंटे भी बोलता था पहले जब मैं इलेक्टिव पेपर पढ़ाता था, तो ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकता हूं, बट एवरीथिंग हैज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम। यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिवाइज करना। कैसे रिवाइज करना? बार बार रिवाइज करना है आपको मेरे वीडियो से। अगर बार बार रिवाइज करना है तो कम टाइम में कॉम्प्रिहेंसिव चीजें बोलनी पड़ेगी मुझे, ऐसा नहीं है एक ही चीज को रबर की तरह पकड़ के खींचते बैठूं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। ट्रांसफर प्राइसिंग वालों को बहुत सारे इंफॉर्मेशन और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। सर सबको इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे? नहीं, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्हीं को मेंटेन करने पड़ेंगे जिनका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज व्हाट इज ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपीस। अगर आपका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ तो आपको इंफॉर्मेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस केस में भी अगर 1 करोड़ से कम है पूरे साल का ट्रांजैक्शन, उस केस में भी आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, जिससे असेसिंग ऑफिसर और आप खुद बैठकर आर्म्स लेंथ प्राइस को निकाल सको कम से कम। देखो ये चीज दिमाग में रखना, ट्रांसफर प्राइसिंग की एप्लीकेबिलिटी के लिए कोई, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग की एप्लीकेबिलिटी के लिए कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं है। हाँ, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए आगे जाकर मॉनिटरी लिमिट है 20 करोड़ रुपए की, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए मॉनिटरी लिमिट है। 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया तो आपको ढेरों डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, 8 साल तक मेंटेन करने पड़ेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट एवाई, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट एवाई 8 साल तक ढेरों डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन मेंटेन करने पड़ेंगे अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 करोड़ क्रॉस हो जाता है। अगर 1 करोड़ से कम है
तो सारे डॉक्यूमेंट्स यही मेंटेन करने हैं, जो मैं ढेरों बताने वाला हूं, भी आपको लिस्ट बताऊंगा पूरी, लेकिन कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो आपको मेंटेन करने ही पड़ेंगे, जिससे कम से कम आप ये पता लगा सकोगे आर्म्स लेंथ प्राइस कितना है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। अब ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमको मेंटेन करने पड़ेंगे, वो लिखे गए रूल 10D के अंदर। सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल चाहिए, पूरे के पूरे ग्रुप का प्रोफाइल चाहिए। ग्रुप करता क्या, एक्चुअली ग्रुप का नेचर क्या है, क्या करता, कहां पर लोकेटेड है, क्या करता है, उनका बिजनेस क्या है। ठीक है, उसके बाद ओनरशिप स्ट्रक्चर चाहिए, किसका, कौन सी कंपनी का, किस कंपनी में कितना शेयर होल्डिंग है। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए बिजनेस का, बिजनेस में क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, लोन देते हो, लोन लेते हो, क्या करते हो, क्या हो। नेचर एंड टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आप जो अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो क्या है, वो रॉयल्टी है, वो एफटीएस है, वो इंटरेस्ट है, क्या है, वो परचेज है, वो सेल है। उसके बाद फाइनेंशियल एस्टीमेट चाहिए, बजट फोरकास्ट। उसके बाद नेचर एंड टर्म्स ऑफ अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो थर्ड पार्टी से, उसका ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। उसके बाद एनालिसिस का पूरा कंपैरिजन चाहिए। ठीक है, बिटवीन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन, अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें, उसका पूरा कंपैरिजन का एनालिसिस चाहिए। उसके बाद आर्म्स लेंथ प्राइस की वर्किंग चाहिए, मेथड चाहिए, रीजन चाहिए मेथड के लिए, ये मेथड क्यों चूज किया उसका रीजन चाहिए हमको, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, एडजस्टमेंट क्या क्या किए वो चाहिए, जीपी मार्जिन चाहिए मुझे, कहां से जीपी मार्जिन उठाया, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, क्या ऑफिशियल गवर्नमेंट है वेबसाइट से उठाया है या ऐसे ही गूगल से उठाया, वो डेटा चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, प्राइस पब्लिकेशन चाहिए, अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपका पूरा का पूरा प्राइस का डिटेल चाहिए, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन का। ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको 8 साल तक मेंटेन करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। और अगर एओ और सीआईटी अपील ये मंगवाते हैं, जो मंगवाएंगे वो लोग, तो आपको 10 दिन के अंदर देना पड़ेगा। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे एप्लीकेशन देके एक्सटेंशन के लिए, तो वो 30 डेज का और एक्सटेंशन देंगे, तो 10 + 30। और याद करो, अगर इसको वायलेट किया तो एओ, याद है 92C के अंदर लिंक था इसका, इसको वायलेट किया तो एओ 92C के अंदर पावर है कि एओ आपका आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल सकता है। याद करो 92C में ये पॉइंट था कि अगर आप एओ और सीआईटी अपील जो 10 दिन में मंगवाता है, अगर आप उसको डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, तो एओ के पास पावर है कि वो आपका क्या निकालेगा, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब जो ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन है ना, ओईसीडी ने क्या बोला है पता है, अंडर द बेप्स प्रोग्राम, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के प्रोग्राम में ओईसी ने 15 एक्शन प्लान डाले। अब आप बोलोगे अचानक से सर ट्रांसफर प्राइसिंग में ये बेस्ट पे कहां चलेगा, आप देखो सब लिंकिंग है एक दूसरे से, इसलिए आपको समझना पड़ेगा ट्रांसफर प्राइसिंग की बहुत सारी चीजों से लिंकिंग है। तो देखो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जितने भी बड़े बड़े अमेंडमेंट्स आए ना, ये सब ओईसीडी की वजह से आए, और ओईसीडी के कौन से प्रोग्राम की वजह से आए, बेप्स प्रोग्राम की वजह से आए, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग, जिसमें 15 एक्शन प्लान है। वो थियरी टॉपिक तो आप लोग छोड़ देते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल टॉपिक को कैसे छोड़ोगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के, जहां पर उसका लिंक है, वहां से वहीं से ओरिजिनेट होता है ये सब कुछ। देयरफॉर मैं आपको पूरा का पूरा ओरिजिनेशन बताऊंगा यहां पर। देयरफॉर एक्शन प्लान 13 उसके अंदर बोला गया, उसके अंदर एक्शन प्लान 13 के अंदर ओईसीडी ने बोला है कि आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के डॉक्यूमेंटेशन को री एग्जामिन करना पड़ेगा, आपको रिविजिट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बदलना पड़ेगा। और उन्होंने बोला आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक लोकल फाइल, एक मास्टर फाइल और एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। तो अभी हम लोग आज कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग और मास्टर फाइल के बारे में पढ़ेंगे। और जो लोकल फाइल है वो तो आपने जो पहले पढ़ा 92D के अंदर, वो लोकल फाइल है आपका। तो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के अंदर क्या होता है पता है, कि आप जिस कंट्री के अंदर पेरेंट कंपनी है ना, अल्टीमेट पेरेंट कंपनी जिस कंट्री के अंदर है, वो अपने देश को ना पूरी दुनिया में जितनी भी सब्सिडरीज है ना, जितनी भी उसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है, उन सब का कंट्री बाय कंट्री डिटेल देगा। मिसाल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्री है, वो भारत में पेरेंट है उसका, ठीक है, बॉम्बे में रजिस्टर्ड है, वो मुंबई में रजिस्टर्ड है। तो रिलायंस इंडस्ट्री की दुनिया में जितनी भी सब्सिडरीज है, जितने भी एसोसिएट एंटरप्राइज है, उन सब का कंट्री बाय कंट्री डिटेल रिलायंस किसको देगा, भारत सरकार को देगा, इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। और पूरी दुनिया की टैक्स डिपार्टमेंट को अगर फिर वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पूरा दुनिया के टैक्स डिपार्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट करेंगे, और आपस में भारत सरकार उनके साथ वो शेयर कर देगा। रिलायंस को पूरे दुनिया में सीबीसीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, रिलायंस को सीबीसीआर सिर्फ भारत में फाइल करना है। वैसे एप्पल को सीबीसीआर सिर्फ यूएस में फाइल करना है, वैसे सोनी को सीबीसीआर सिर्फ जापान में फाइल करना है, वैसे सैमसंग को सीबीसीआर सिर्फ साउथ कोरिया में फाइल करना है। सब जगह पे फाइल करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब देशों के साथ वो लोग ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट करेंगे और ऑटोमेटिकली आपस में एक्सचेंज होता रहेगा। तो सीबीसीआर कहां फाइल किया जाता है, जहां पर जनरली बोल रहा हूं, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, जहां पर जनरली पेरेंट कंपनी कहां पर है, रेजिडेंट है। तो सबसे पहले ये सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया का डेटा देना पड़ेगा, हर किसी को नहीं, उसके लिए थ्रेशोल्ड डाल के रखा है। थ्रेशोल्ड ये है कि सीबीसीआर सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जिनका कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू, ग्लोबल रेवेन्यू इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस के अंदर पिछले साल का, पिछले अकाउंटिंग ईयर का ग्लोबल रेवेन्यू आपका 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। ये ओईसीडी के हिसाब से $750 मिलियन है, उसको कन्वर्ट करोगे तो 6,400 करोड़ आता है इंडिया के
के अंदर, ठीक है। तो 6,400 करोड़ से ज्यादा का आपका क्या होना चाहिए, पिछले साल का ग्लोबल रेवेन्यू होना चाहिए। अगर वो क्रॉस होता है तो फिर आपको भारत के अंदर सीबीसीआर भरना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। अब सीबीसीआर कौन भरेगा? इंडिया में गवर्नमेंट ने सीबीसीआर भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लोग पे डाली है। एक तो अगर पेरेंट इंडिया का रेजिडेंट है तो वो भरेगा, चलो ठीक है। दूसरा कौन है? दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एक ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी को भी इधर घुसेड़ दिया है। सर ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी कौन होता है? सपोज सोनी जापान, सोनी जापान को कहां भरना चाहिए? जापान में भरना चाहिए क्योंकि पेरेंट उधर है। लेकिन अगर सोनी जापान ने सोनी इंडिया को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि भाई तू भर दे सीबीसीआर, मैं नहीं भरने वाला हूं, तो सोनी जापान ने अगर सोनी इंडिया को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि डेलीगेट कर दिया ये पावर कि तू भर देना सीबीसीआर इंडिया के अंदर, हम लोग जापान में नहीं भर रहे, तो फिर सोनी इंडिया बोला जाएगा ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सीबीसीआर इंडिया में जो पेरेंट एंटिटी है वो भी भर सकती है, या तो अगर बाहर की कोई कंपनी किसी इंडिया की सब्सिडरी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देती है कि तू भर देना सीबीसीआर भारत में, तो ये भी भर सकती है। किसको भरेंगे? जॉइंट डायरेक्टर डेजिग्नेटेड बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स सिस्टम। कब तक भरेंगे? साल खत्म होने के बाद, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है, हमारे देश में तो अकाउंटिंग ईयर हम लोग फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर 24-25 का सीबीसीआर आप कब तक भरोगे? 31 मार्च 2026 तक। कौन से फॉर्म में भरेंगे? फॉर्म 3CEAD, फॉर्म 3CEAD के अंदर हम लोग भरेंगे सीबीसीआर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी वो होता है जो सीबीसीआर, जो कंपनी के ग्रुप का पार्ट होता है। एवरीबॉडी हु इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द कंपनी इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, ये समझ के चलो। तो जो भी कंपनी के ग्रुप का पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है। सोनी जापान जापान में है, सोनी इंडिया इंडिया में है, तो सोनी इंडिया विल बी कंसिडर्ड टू बी ए कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। अब सोनी इंडिया के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के रखी है। सोनी इंडिया को सरकार ने बोला है, सोनी इंडिया तू इंडिया में रजिस्टर्ड है, तू इंडिया की रेसिडेंट है, देखो तेरा पेरेंट किधर है? तेरा पेरेंट इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, बराबर से देखना। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेसिडेंट इन इंडिया, जिसका पेरेंट बाहर है, जिसका पेरेंट बाहर है और वो खुद इंडिया में है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि तुझे सरकार को, भारत सरकार को नोटिफाई करना पड़ेगा इन फॉर्म 3CEAC जॉइंट डायरेक्टर को एटलीस्ट 2 मंथ्स बिफोर द सीबीसीआर। मतलब सीबीसीआर अगर 31 मार्च 2026 को भर रहे हो तो आपको नोटिफाई कब करना पड़ेगा? आपको 31 जनवरी 2026 को नोटिफाई करना पड़ेगा कि क्या आप तो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं हो ना। अगर आप ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी हो, मतलब सोनी इंडिया ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है, तो आपसे सीबीसीआर लेंगे। और अगर आप ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग नहीं है तो आप बताओ कौन है, फिर कहां पर है वो रिपोर्टिंग एंटिटी जो क्या करती है? सीबीसीआर भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि उस देश के साथ हम क्या कर ले, फटाफट भारत सरकार ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट कर ले और उनसे सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जो भी कंपनी इंडिया में रेजिडेंट है, बाहर की कंपनी जो इंडिया में रेजिडेंट है, जिनके पेरेंट बाहर है, जिनकी सब्सिडरीज इंडिया में है और वो इंडिया में रेजिडेंट है, उनको यहां पर नोटिफाई करना पड़ेगा भारत सरकार को। ये दो चीज है। नेक्स्ट सीबीसीआर में बहुत सारे क्या क्या इंफॉर्मेशन आता है। सीबीसीआर में क्या इंफॉर्मेशन आएगा सर? रेवेन्यू का इंफॉर्मेशन है, कंट्री बाय कंट्री का रेवेन्यू आना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आना चाहिए, इनकम टैक्स, स्टेटेड कैपिटल, अक्यूमुलेटेड अर्निंग, कितने एम्प्लॉइज है, टेंजिबल असेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कौन सी कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या, ये सारा का सारा भाषण सीबीसीआर में होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 की तरफ। ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना इस पर्टिकुलर पॉइंट को। देखो सोनी जापान कहां पर भरेगा सीबीसीआर? बाय डिफॉल्ट सोनी जापान भरेगा सीबीसीआर जापान के अंदर। लेकिन देयर आर 3 प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, अगर जापान में सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो इज इट पॉसिबल? हाँ हो सकता है, जापान में सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरा पॉसिबिलिटी, जापान में सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट है लेकिन भारत सरकार के साथ जापान का ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट नहीं है, तो वो मिलेगा ही नहीं अपने को वहां से। तो फिर हमको कैसे मिलेगा भाई? जापान में सीबीसीआर है लेकिन भारत सरकार के साथ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट नहीं है, तो हमको कैसे मिलेगा सीबीसीआर भाई? हमको अगर गो थ्रू करना है, हमको कुछ एनालाइज करना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? भारत वाले इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे पता लगाएगी? नहीं पता लगा पाएगी। तीसरा केस, जापान में सीबीसीआर है, भारत का अग्रीमेंट भी है जापान के साथ, लेकिन जापान के सब जब भी जापान से हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं, सीबीसीआर मांगते हैं, वो लोग देते नहीं है। दे मेक सिस्टमिक फेलियर। कैसा फेलियर? सिस्टमिक फेलियर करते हैं वो लोग, से जब भी मांगते हैं देते नहीं है, वो लोग नाटक करते हैं, बहुत दिमाग खराब करते हैं, अननेसेसरी डिले करते हैं। तो ये 3 केसेस में भारत ने बोला है कि सोनी इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया, जो सोनी इंडिया है वही सीबीसीआर भरेगी। अगर ये 3 सर्कमस्टेंसेस में आप आ जाओगे तो सोनी इंडिया से गवर्नमेंट भरवाएगी सीबीसीआर। अब हो सकता है फॉरेन कंपनी का, जो जापान में सोनी है, उसकी इंडिया में एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, उसकी इंडिया में एक से ज्यादा सब्सिडरी है,
तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या हर कंपनी जो इंडिया में रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है? सोनी के इंडिया में 10 सब्सिडरी हो सकती है, तो क्या 10 के 10 को सीबीसीआर भरना पड़ेगा? नहीं, उस केस में ग्रुप नॉमिनेट करेगा। अगर एक से ज्यादा सब्सिडरी है तो ग्रुप बताएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है सीबीसीआर भरने के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हर एक चीज एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। ठीक है, सपोज बाय डिफॉल्ट सोनी जापान, सोनी के केस में कौन भरेगा सीबीसीआर? सोनी जापान भरेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है सोनी जापान ने सोनी जर्मनी को ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया है, हो सकता है, हो सकता है। सोनी जापान ने अगर सोनी जर्मनी को ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया है और सोनी जर्मनी से हमको सारा का सारा सीबीसीआर मिल रहा है आसानी से, सोनी जर्मनी के साथ हमारा क्या है, जर्मनी के साथ हमारा ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, तो हमको जर्मनी से सोनी का पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया, सीबीसीआर का पूरा रिपोर्ट हमारे हाथ में है, तो उस केस में सोनी इंडिया को सीबीसीआर भरने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सारा का सारा सीबीसीआर आप किसको दे रहे हो? जॉइंट डायरेक्टर। अगर जॉइंट डायरेक्टर चाहे तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, प्लीज उनको आप 30 दिन के अंदर सारा का सारा डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन दे देना। अगर आप चाहो तो और एक्सटेंशन मांग सकते हो और फर्दर 30 डेज, तो 30 प्लस 30 मैक्सिमम 60 डेज, लेकिन एक्स्ट्रा जो 30 मिल रहा है वो आप एप्लीकेशन दोगे तो मिलेगा, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप 60 डेज मैक्सिमम मिलेगा आपको, मिनिमम 30 डेज का टाइम आपको जॉइंट डायरेक्टर देने वाला है। ठीक है, टू कॉल फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू पेनाल्टी, सर कितनी पेनाल्टी लगेगी अगर मैंने सीबीसीआर टाइम पे नहीं भरा? अगर आपने सीबीसीआर टाइम पे नहीं भरा, मेरे एग्जांपल में 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए कब तक भर देना है? 31 मार्च 2026 तक भर देना है, बिकॉज 12 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, 31 मार्च 2026 तक आपको भर देना है। तो अगर आपने नहीं भरा तो पहले एक महीने आपको 5,000 रुपए पर डे की पेनाल्टी लगेगी, उसके बाद एक महीने बाद आपको 15,000 रुपए पर डे की पेनाल्टी लगेगी, उसके बाद गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजेगी कि भाई पेनाल्टी भरो, सीबीसीआर भरो, क्यों नहीं भर रहे हो? पेनाल्टी भरो, सीबीसीआर भरो, क्यों नहीं भर रहे हो? उसके बाद भी नहीं भर रहे हो तो फिर आपको 50,000 रुपए पर डे की पेनाल्टी लगेगी फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसी तरीके से जब आपको डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहा है, 30 दिन के अंदर बोल रहा है लाके दो, और 30 डेज का एक्सटेंशन दे रहा है अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो पहले आपको क्या लगाएगा? वो 5,000 रुपया पर डे की पेनाल्टी लगाएगा, और उसके बाद वो एक पेनाल्टी ऑर्डर भेजेगा कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो। उसके बाद भी नहीं भेजा, के बाद भी अगर रिप्लाई नहीं किया तो 50,000 रुपया पर डे की पेनाल्टी लगाना चालू कर देगा जॉइंट डायरेक्टर आपके ऊपर। ठीक है, प्लस 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 इसके अलावा 5 लाख रुपए की और पेनाल्टी लग सकती है 271 जीबी के अंदर, अगर आपने सीबीसीआर के अंदर कोई इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया। सीबीसीआर भरा तो सही आपने, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन डाल दिया आपने, सब फालतू कुछ भी डाल के दे दिया, बस ऐसी आंख बंद करके डाल दिया, तो आपके ऊपर 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लग सकती है। अगर आपको नॉलेज था कि ये इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग, जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तब आपको पता था कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, उसके बावजूद भी आपने वो गलत इंफॉर्मेशन दिया, तो 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगेगी। नेक्स्ट, अगर आपको ये पता चला बाद में, ये बाद में पता चला कि नहीं जब भर रहा था तब नहीं पता था गलत है, लेकिन बाद में पता चला ये गलत है, जब भर रहा था तब नहीं पता था ये गलत है, बाद में पता था चला कि ये गलत है, और उसके बावजूद आपने 15 दिन के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया, 15 दिन का टाइम दे रही है सरकार आपको, 15 दिन में उसको रेक्टिफाई नहीं किया तो 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लग जाएगी। या अगर आपने उस जॉइंट डायरेक्टर ने जो आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाया था 30 डेज के अंदर, उसके रिस्पांस में आपने कुछ इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दिया, तो भी आपके ऊपर क्या लग जाएगी? 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लग जाएगी। तो ये है आपका सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ। एकेडमिक लाइफ में इतना ज्यादा इंस्टीट्यूट ने इतना कुछ इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं अब तक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पर? मास्टर फाइल के ऊपर। सर मास्टर फाइल क्या होती है? मास्टर फाइल ये होती है जिसके अंदर आप कंपनी का बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन देते हो, बड़े बड़े डिटेल्स देते हो, डे टू डे एक्टिविटी में क्या होता है वो इंफॉर्मेशन आप लोकल फाइल में देते हो, और सीबीसीआर में आप कंट्री बाय कंट्री इंफॉर्मेशन देते हो। सर मास्टर फाइल सबके लिए एप्लीकेबल है? नहीं, उसके भी कंडीशन है। अगर आपका ग्रुप रेवेन्यू करंट ईयर का, लास्ट ईयर का नहीं, देखो सीबीसीआर में पिछले साल का टर्नओवर देखना था, लेकिन यहां पर आपको करंट ईयर का टर्नओवर देखना है मास्टर फाइल में। अगर आपका करंट ईयर का टर्नओवर सबसे पहले 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, प्लस 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 आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का वैल्यू 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, या तो आपका परचेज, सेल, ट्रांसफर, लीज एक्सेट्रा कोई भी चीज 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, या तो पूरा का पूरा वैल्यू 50 करोड़ क्रॉस हो जाए, या इंडिविजुअली 10 करोड़ क्रॉस हो जाए, उसके साथ साथ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आपका टर्नओवर होगा, तो आपके लिए मास्टर फाइल एप्लीकेबल है। मास्टर फाइल में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। जो पार्ट ए है ना, पार्ट ए सबके लिए एप्लीकेबल है। पार्ट ए के लिए ये कंडीशन से फुलफिल करना जरूरी नहीं है। पार्ट ए में बेसिक डिटेल्स आती है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का पैन नंबर क्या है, एक्सेट्रा, कंपनी कौन से कंट्री में रेजिडेंट है, बस ये बेसिक डिटेल्स आती है। लेकिन पार्ट बी जो है ना, उसके अंदर लंबा चौड़ा भाषण देना होता है। तो ये जो कंडीशन है ना, जो फुलफिल कर लेंगे ना, वो पार्ट बी उनके लिए मैंडेटरी है, और पार्ट ए तो सबके लिए एप्लीकेबल है। पार्ट ए के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 92E, रिपोर्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो भी एसएससी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है, एक भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर दिया या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करता है,
उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक रिपोर्ट बनवानी पड़ती है इन फॉर्म 3CEB, और वो भरनी होती है ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर तक उसको ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी। इस रिपोर्ट में क्या होता है सर, इस रिपोर्ट के अंदर होता है कि आपने पूरे साल में कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए, क्या अमाउंट पे किया है, किसके साथ किया है, वो सारा डिटेल्स आपको उसमें देना होता है। ठीक है, अगर ये रिपोर्ट आपने नहीं भरी तो एओ आपके ऊपर 271BA के अंदर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगा देगा। क्या लगा देगा? 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगा देगा एओ आपके ऊपर। ठीक है, और साथ साथ में एक और पेनाल्टी एओ आपके ऊपर लगाएगा। बहुत ज्यादा ध्यान से सुना, ये पेनाल्टी सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये रिपोर्ट नहीं भरी तो 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगेगी अंडर 271BA। अच्छा, अब आप मान लो आपने 10 ट्रांजैक्शन किया है टोटल इंटरनेशनल, उसमें से 8 ट्रांजैक्शन तो आपने रिपोर्ट में दिखाया, लेकिन 2 ट्रांजैक्शन आप रिपोर्ट में दिखाना भूल गए, तो फिर उसके ऊपर एओ लगाएगा आपके ऊपर 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की पेनाल्टी। जो 2 ट्रांजैक्शन आप भूल गए ना, उसके ऊपर 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की पेनाल्टी एओ लगाएगा अंडर सेक्शन 271AA। ठीक है, कितना लगाएगा? 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जो अनरिपोर्टेड है, जो अनरिपोर्टेड ट्रांजैक्शन है उसमें 2% वैल्यू लगाएगा। अब मान लो एक सिचुएशन समझो, आपने टोटल 10 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया था 1-1 करोड़ रुपए के, टोटल 10 करोड़ रुपए, और आपने रिपोर्ट ही नहीं भरी, आपने रिपोर्ट ही नहीं भरी, फॉर्म 3CB की जो रिपोर्ट है वो भरना भूल गए, तो अब क्या होगा? अब दोनों पेनाल्टी लगेगी, रिपोर्ट नहीं भरने की 1 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगेगी, और जो 10 ट्रांजैक्शन, जब आप रिपोर्ट ही नहीं भरे हो तो 10 के 10 ट्रांजैक्शन अनरिपोर्टेड हो गए ना। अब जब रिपोर्ट ही नहीं भर रहे हो तो 10 के 10 ट्रांजैक्शन अनरिपोर्टेड हो गए कि नहीं हो गए? तो 10 के 10 ट्रांजैक्शन जो अनरिपोर्टेड है उसके ऊपर आपको जो पेनाल्टी लगेगी वो कितनी लगेगी? वो 271AA के अंदर 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। तो उसी चीज की अभी मैंने यहां पर एक समरी बनाया, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। इस समरी के अंदर जो मैंने बातें बोली वो भी है और कुछ एडिशनल चीजें भी है, वो भी ध्यान से सुन लेना सब लोग। ठीक है, 271BA किसको लगेगा? अगर आप रिपोर्ट नहीं सबमिट करोगे तो 271BA में 1 लाख की पेनाल्टी लग जाएगी। 271AA मल्टीपल रीजन से लगता है। 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, पहला फेल टू रिपोर्ट ट्रांजैक्शन, जो मैंने अभी बताया, आपने 10 में से 8 ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किया, 2 भूल गए तो 2 पे आपको लग जाएगा, या रिपोर्ट ही नहीं भरा तो फिर 10 के 10 पे लगेगा। दूसरा, फेल टू कीप एंड मेंटेन डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट? जो 92D में गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने बोला है ना, 8 साल तक आपको मेंटेन करना है, वो मेंटेन नहीं करते हो तो आपको 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की पेनाल्टी लग सकती है। तीसरा, मेंटेन तो करते हो लेकिन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हो, डॉक्यूमेंट्स, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स गलत है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन गलत है, जब गवर्नमेंट ने पूछा तो पता चला सब गलत है, तो उसके ऊपर भी आपको 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की पेनाल्टी लगेगी। प्लस बीच में भी एक पेनाल्टी है 271G की। सर ये क्या पेनाल्टी है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये पेनाल्टी क्या है पता है? अगर जब एओ और सीआईटी अपील, पता है आपसे 10 दिन के अंदर मंगवाते सामान, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, सारा का सारा इंफॉर्मेशन लेके आओ, अगर एक्सटेंशन चाहिए तो 30 डेज का और एक्सटेंशन देते, आप देते नहीं हो तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, तो जब एओ आपसे इंफॉर्मेशन मंगवा रहा है, जब एओ आपसे इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट, या सीआईटी अपील आपसे इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मंगवा रहा है और अब तय समय के अंदर जितना टाइम बोला है उसके अंदर नहीं ला कर देते हो, तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की पेनाल्टी लग जाएगी 271G के अंदर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ये तीनों पेनाल्टी लगाने के पहले एओ आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, डोंट वरी। 271AA के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, 271G के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग मिलेगा, और 271BA के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये सारे चीजों का टेंशन मत लेना आप। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना बीच में जो बातें लिखी गई है। ठीक है सर, अगर ट्रांजैक्शन नहीं रिपोर्ट करूंगा तो क्या होता है? देखो मैंने आपको बता दिया, ट्रांजैक्शन अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो 271AA में आपको 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की पेनाल्टी लगेगी। उसके अलावा साथ साथ में 270A के अंदर भी आपको 200% की पेनाल्टी लग सकती है फॉर मिस रिपोर्टिंग। अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं रिपोर्ट किया ना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अगर आपने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया तो गवर्नमेंट उसको मिस रिपोर्टिंग मानती है। क्या मानती है? मिस रिपोर्टिंग मानती है, और उस मिस रिपोर्टिंग के ऊपर गवर्नमेंट 200% की पेनाल्टी लगाएगी ऑन टैक्स पेबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। लेकिन इसमें एक कैच है, अगर एओ ने आपकी इनकम बढ़ाया, ठीक है, एओ ने आपकी इनकम बढ़ाया, ठीक है, लेकिन आपने अपनी तरफ से सारा डॉक्यूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन मेंटेन किया था, आपने सब कुछ डिस्क्लोज किया था, आपने सब 92D के हिसाब से बराबर किया था, आपने सब 92E के हिसाब से बराबर किया था, तो फिर उस केस में एओ आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये वाली पेनाल्टी मिस रिपोर्टिंग की कब लगेगी? जब आप कुछ चुराते हो, साथ आप कुछ अंडर रिपोर्ट करते हो, ठीक है, आपने कुछ रिपोर्ट नहीं किया, साथ साथ में आपने उसको डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन को 92D में रिपोर्ट भी नहीं किया, उसमें भी मेंशन नहीं किया, तब जाकर आपके ऊपर 200% पेनाल्टी लगेगी। अदरवाइज आप पे 200% की पेनाल्टी नहीं लगने वाली है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, विच इज अ वेरी 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 बिग सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है, 92CC एंड 92CD, विच टॉक्स अबाउट एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोल बैक अग्रीमेंट के बारे में।
तो सबसे पहले एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पहले होता क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जो एसएससी सीबीडीटी के साथ एंटर करता है, सीबीडीटी को एप्लीकेशन देगा और सीबीडीटी के साथ एग्रीमेंट एंटर करेगा और सीबीडीटी उसको उसका आर्म्स लेंथ प्राइस बता देगी। और एक बार सीबीडीटी ने उसको उसका आर्म्स लेंथ प्राइस बता दी, उसके बाद उसके आर्म्स लेंथ प्राइस पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। ठीक है, बस ये एक बेसिक सा एग्रीमेंट है। अब इसकी डिटेलिंग में जाते हैं। एसएससी क्या करेगा? एसएससी सबसे पहले सीबीडीटी को एप्लीकेशन देगा और बोलेगा कि मुझे ना एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करना है। कितने साल के लिए कर सकते हो सर? मैक्सिमम आप 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए कर सकते हो फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए होता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, पास्ट के लिए नहीं होता है। देखो एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस फ्यूचर के लिए देते हो ना, पास्ट के लिए थोड़ी देते हो। देयरफॉर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हमेशा फ्यूचर के लिए होगा, पास्ट के लिए नहीं होगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं एज एन एसएससी सीबीडीटी को एप्लीकेशन दूंगा। एप्लीकेशन किस चीज का दूंगा? कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करना है, आप मुझे बता दो कि भाई क्या होगा मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस, आप मुझे बता दो। तो सीबीडीटी क्या करेगी? सबसे पहले कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ता है इसके अंदर, और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना पड़ता है। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए इसके अंदर, कमिश्नर का नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट तब तक वैलिड नहीं होता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूवल नहीं देती है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद सीबीडीटी ना आपको ना बताएगी कि आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालना है। सीबीडीटी या तो आपको मेथड बता देगी कि ये 5-6 मेथड में से कौन सा मेथड यूज करना है आपको, कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है आपके लिए, और आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के दे देगी। या तो अमाउंट निकाल के दे देगी या तो मैनर बता देगी। क्या चीज बताएगी? या तो अमाउंट निकाल के बता देगी या मैनर बता देगी, ठीक है। और कितने साल के लिए होगा ये एग्रीमेंट? मैक्सिमम 5 सालों के लिए, कॉन्सेक्यूटिव 5 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं। सर इसके लिए कोई एप्लीकेशन देना पड़ेगा? यस, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसकी फीस भी है। अगर आपका ट्रांजैक्शन का वैल्यू 100 करोड़ तक है तो आपको 10 लाख रुपए की फीस देना होगा। ट्रांजैक्शन का वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा है, 200 करोड़ तक है, तो आपको 15 लाख रुपए की फीस देना पड़ेगा। और अगर आपका ट्रांजैक्शन का वैल्यू 200 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको 20 लाख रुपए तक की फीस देना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार आपने फीस दे दी ना, उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करना है, आप विड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन विड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फीस का रिफंड नहीं मिलेगा। जो भर दिया वो भूल जाओ, इट इज ए नॉन रिफंडेबल फीस। साथ साथ में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हो। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए आप एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। सर फायदे क्या है सर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करने के? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करने का फायदा नंबर 1, एक बार आपने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर दिया ना, उसके बाद है ना अगले 5 साल तक है ना एओ चुप बैठ जाएगा। एओ के पास पावर नहीं है 92C के अंदर आपका आर्म्स लेंथ प्राइस को टच करने का। नहीं तो जनरली एओ के पास पावर होता है कि वो आपका आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल सकता है 92C के अंदर, लेकिन अब 92C क्या हो गया है? 92C ओवररूल हो चुका है। सिमिलरली टीपीओ के पास भी पावर नहीं है कि वो आपका आर्म्स लेंथ प्राइस को टच कर सके। ये एडवांस प्राइसिंग इज बाइंडिंग ऑन कमिश्नर, इट इज बाइंडिंग ऑन एसएससी, इट इज बाइंडिंग ऑन एओ, ये सब पर बाइंडिंग है। सर एओ पे क्यों बाइंडिंग है? ताकि आगे जाकर वो नाटक ना करे 147 खोलने का। सर सीआईडी पे क्यों बाइंडिंग है? ताकि आगे जाकर वो 263 खोलने का नाटक ना करे। और सर एसएससी पे क्यों बाइंडिंग है? ताकि एसएससी भी इस मुद्दे को जाकर अपील ना करे। इस मुद्दे को कोई टच नहीं कर सकता है। इस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। हाँ, बाकी सब ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको सवाल उठाना है, आप उठाओ, डिपार्टमेंट को सवाल उठाना है, उठाओगे। लेकिन जिस पर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की मोहर लग चुकी है उस मुद्दे को कोई भी आप टच नहीं कर सकता है, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सर कोई भी नहीं टच कर सकता है फ्यूचर में इसको? कोई भी नहीं कर सकता है। सर कुछ तो एक्सेप्शन होंगे, एक्सेप्शन हर चीज के होते हैं। हाँ है, यहां पर भी एक्सेप्शन है। अगर आगे जाकर लॉ में बदलाव आ जाता है या आगे जाकर आपके बिजनेस में चेंज आ जाता है, फैक्ट्स में चेंज आ जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आगे जाकर लॉ में बदलाव आ जाता है, आपके फैक्ट्स में चेंज आ जाता है, तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज नॉट बाइंडिंग। उस केस में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, यहां पर चेक कर लेना। इफ देयर इज अ चेंज इन लॉ और इफ देयर इज अ चेंज इन फैक्ट, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज नॉट बाइंडिंग। और एक केस, आगे जाकर अगर डिपार्टमेंट सीबीडीटी को पता चलता है कि आपने फ्रॉड किया था, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया था, तोड़ मरोड़ के पूरे तथ्य को हमारे सामने रखा था, तथ्य मींस फैक्ट, ज्यादा हिंदी हो गई, ठीक है, तोड़ मरोड़ के सारे फैक्ट्स को हमारे सामने रखा था, तो माना जाएगा कि आपका जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वो वॉइड ab initio है। और उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है वो मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बताता हूं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, वो थोड़ी देर में उसका इंपैक्ट बताऊंगा मैं। तो ये 3 केसेस है, इफ देयर इज अ चेंज इन लॉ, इफ देयर इज अ चेंज इन फैक्ट, या अगर आपने फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया है तो फिर आपके ऊपर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये बेसिक चीजें मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम लोग जरा देखते हैं कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लिए एप्लीकेशन में दूंगा, फिर सीबीडीटी साइन करेगी, तो उसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसके लिए थोड़े से नंबर्स लेने पड़ेंगे, बोर्ड पे देखना, नंबर्स मतलब डेट्स। यहां पर सबसे पहले मैंने 10 जुलाई को एप्लीकेशन दिया,
एप्लीकेशन मैंने दिया फॉर 2021 से लेकर 25, ये 5 साल के लिए। मैंने सीबीडीटी को बोला कि ये 5 साल के लिए आप मुझे क्या करो, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करके दे दो, ताकि ये 5 साल के लिए मैं सुकून से बैठ सकूं घर पे, आराम से बैठकर अपना आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल सकूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं हो। तो मैंने एप्लीकेशन कब किया? जुलाई 2021 में। अब सीबीडीटी ने मेरा एप्लीकेशन साइन कर दिया। कब साइन किया? फॉर एग्जांपल, एप्लीकेशन इज साइन, अग्रीमेंट इज साइन ऑन 1 सितंबर 2022, एक साल बाद। तो जरा ध्यान से देखना अब ये पर्टिकुलर चीज के अंदर कितना डिले हो गया है। 2021 में मैंने एप्लीकेशन दिया था और 2022 में उन्होंने मेरा एप्लीकेशन क्या किया? अग्रीमेंट साइन किया। अब सवाल ये उठ रहा है, जब इन्होंने 2022 में अग्रीमेंट साइन किया तो उसमें जो ये एक साल है 2021 वाला, वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। उसका तो रिटर्न मैंने ऑलरेडी भर दिया था। भर दिया कि नहीं भर दिया? बताइए मुझे बताना आप खुद सोचकर कि 2022 सितंबर में क्या आपने 2021 वाले साल का रिटर्न ऑलरेडी 30 नवंबर 2021 को भर दिया होगा? हाँ, भर दिया होगा। तो सवाल ये उठ रहा है, इस साल के लिए अब मैं क्या करूंगा? जब मैंने इसका रिटर्न ऑलरेडी भर दिया होगा तो ऑब्वियसली मैंने इसके एपीए के हिसाब से तो नहीं भरा होगा, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के हिसाब से, वो तो मैंने अपने हिसाब से ही भर दिया होगा। क्यों? क्योंकि जब इस साल का, बहुत ध्यान से सुनना, जब 31 मार्च 2021 का मैंने रिटर्न भरा, तब कब भरा? 30 नवंबर 2021 को मैंने जब आरओआई भरा, रिटर्न ऑफ इनकम, तब ये अग्रीमेंट तो साइन ही नहीं हुआ था, तो मैंने एपीए के हिसाब से नहीं भरा। तो अब क्या होगा? इसी के लिए सरकार ने सेक्शन 92CD का सेक्शन लाया है। ये क्या बोलता है कि अगर आपने पहले 31 मार्च 2021 का रिटर्न 30 नवंबर को भर दिया था, विच इज नॉट एज पर एपीए, जो एपीए के हिसाब से नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारे पास एक ऑप्शन दे रहे हैं हम कि अब विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एपीए साइन, जब एपीए साइन हुआ उसके एंड से 3 महीने के अंदर, एपीए कब साइन हुआ? सितंबर 22 को। सितंबर 22 के एंड से 3 महीना कब खत्म होता है? 31 दिसंबर 2022। आपको एक मॉडिफाइड रिटर्न भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? मॉडिफाइड रिटर्न। और मॉडिफाइड रिटर्न के अंदर आप एपीए के हिसाब से आर्म्स लेंथ प्राइस निकालो। और याद रखना, मॉडिफाइड रिटर्न में आप नई नई चीजें नहीं घुसेड़ सकते हो। मॉडिफाइड रिटर्न में आप उतनी ही चीजें मॉडिफाई करोगे जो एपीए के अंदर बोली गई है। पुराना एटीजी भूल गया, पुराना एटीसी भूल गया, पुराना एटीडी भूल गया, पुराना कोई खर्चा भूल गया, वो सारे खर्चे यहां क्लेम नहीं कर सकते हो। मॉडिफाइड रिटर्न शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अग्रीमेंट, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सेकंड पॉसिबिलिटी सोचो, 31 मार्च 2021 उसका मैंने रिटर्न भर दिया। अब मेरे पास मॉडिफाइड रिटर्न भरने का टाइम कब तक है? 31 दिसंबर 2022 तक का मेरे पास मॉडिफाइड रिटर्न भरने का टाइम है, बराबर, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एग्रीमेंट इज साइन। अब मान लो कि उसके बीच में ही 30 नवंबर को एओ बड़ा उतावला है, उसने असेसमेंट खत्म कर दिया। तो अब मैं क्या करूं? कोई चिंता नहीं है, उसको करने दो असेसमेंट खत्म, वो कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। उसने असेसमेंट खत्म कर दिया सर, विदाउट अप्लाइंग एपीए, एपीए को अप्लाई करे बगैर असेसमेंट खत्म कर दिया। आप एक काम करो, आप अपना काम जिम्मेदारी से करो। मेरा काम क्या है? मेरे को 31 दिसंबर तक मॉडिफाइड रिटर्न भरना है। उसने जो असेसमेंट कंप्लीट किया है ना, उसको उस असेसमेंट की टोटल इनकम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करेगा वो, उसको करना ही पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन नहीं है। उसको हम 1 साल का टाइम दे देंगे, विद इन 1 ईयर ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विद द मॉडिफाइड रिटर्न वाज फाइल्ड, 1 साल के अंदर वो मॉडिफाई कर देगा। तीसरी पॉसिबिलिटी, मैंने 31 मैंने रिटर्न भर दिया, कौन से साल का? 31 मार्च 2021 का। उसके बाद मैंने रिटर्न कैसे भरा? नॉट एज पर एपीए, क्योंकि तभी तो एपीए साइन ही नहीं हुआ था। और 31 दिसंबर 2022 तक मुझे क्या करना है? मॉडिफाइड रिटर्न भरना है। उस दिन मेरा असेसमेंट क्या है? पेंडिंग चल रहा है। डोंट वरी, पेंडिंग भी चल रहा है तो आप अपना काम जिम्मेदारी से करो, आप मॉडिफाइड रिटर्न टाइम पे भर दो। अगर आपने मॉडिफाइड रिटर्न टाइम पे भर दिया, एओ असेसमेंट करेगा और एओ को हम लोग असेसमेंट करने के लिए 12 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। जनरली कितना टाइम मिलता है? 12 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई। यहां हम आपको 24 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई दे देंगे। डोंट वरी अबाउट इट। 31 मार्च 2023 का असेसमेंट आप 31 मार्च 2024 तक करते बैठना, असेसिंग ऑफिसर को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, वो मैं वापस से आप लोगों को बोलता हूं। वो क्या है सर? वो है कि अगर आगे जाकर सीबीडीटी को पता चला कि आपने एपीए फ्रॉड से लिया था, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से लिया था, गलत तोड़ मरोड़ के रखा था सारा का सारा फैक्ट, तो आपका पूरा का पूरा एपीए बन जाएगा वॉइड एब इनिशियो। और जितना भी टाइम एओ का डिस्टर्ब हुआ है, जितना भी टाइम एओ का वेस्ट हुआ है, मान लो 31 अगस्त 2023 को डिपार्टमेंट को पता चलता है, सीबीडीटी को पता चलता है कि आपका अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, तो 1 साल का टाइम वेस्ट हो गया। कैसे? 1 सितंबर 2022 को साइन किया था अग्रीमेंट, 1 सितंबर 2022 से काउंट करो, 1 सितंबर 2022 से लेकर 31 अगस्त 2023 कितना टाइम होता है? 1 साल। तो उतना 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा इनकम टैक्स के अंदर, हर एक प्रोविजन के अंदर। नोटिस भेजने के लिए 1 साल एक्स्ट्रा,
असेसमेंट करने के लिए 1 साल एक्स्ट्रा, 147 के लिए 1 साल एक्स्ट्रा, सर्च एंड सीजर के लिए 1 साल एक्स्ट्रा, हर चीज के लिए आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका था एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। हमेशा याद रखना, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। अब एसएससी की एक और शिकायत है। एसएससी की शिकायत यह है कि आप फ्यूचर तो आपने मेरा सॉल्व कर दिया, लेकिन पिछले सालों का भी एओ असेसमेंट खोल खोल के जबरदस्ती मुझे बहुत परेशान करता है। तो क्यों ना आप इसी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को घुमाकर रोल बैक करके पीछे भी अप्लाई कर दीजिए ना। 21 तक तो हो गया था मामला, 20 के लिए भी कर दीजिए, 19 के लिए भी कर दीजिए, 18 के लिए भी कर दीजिए, 17 लेके दीजिएगा, 16 के लिए भी कर दीजिए, 15 के लिए भी कर दीजिए, 14 के लिए भी कर दीजिए। तो क्या आप इसी को रोल बैक करके पीछे भी सप्लाई कर सकते हो? क्या इसी को रोल बैक करके पीछे भी अप्लाई कर सकते हो? तो उसका सवाल का जवाब सरकार ने रोल बैक प्रोविजन में दिया है। सरकार ने बोला है कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। कंडीशंस क्या है? सबसे पहला कंडीशन, आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शुड बी सेम एज द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टू विच एपी अप्लाइज। तो आगे के 5 साल का जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वैसा ही पिछले के 4 साल का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको भी बता देता हूं, रोल बैक आप सिर्फ 4 साल के लिए कर सकते हो। तो 4 साल पीछे 5 साल आगे, टोटल 9 साल का फायदा उठा सकते हो इनकम टैक्स के अंदर सीबीडीटी के पास जाकर। तो आगे के 5 साल का जो ट्रांजैक्शन था वैसा ही पीछे के 4 साल का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सर सेम का मतलब क्या होता है? सेम मतलब डिफाइंड है क्या? देखो सेम मतलब डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन सीबीडीटी ने सेम का मतलब यहां पर क्लैरिफाई किया है। पॉइंट नंबर सी के अंदर सीबीडीटी का एक सर्कुलर है, अगले पेज पर देखना। सेम का मतलब होता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन का नेचर है वो सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? नेचर सेम होना चाहिए और तुम्हारा एसोसिएट एंटिटी भी सेम होना चाहिए। फ्यूचर में अगर एक्स आईएनसी के साथ कर रहे हो तो पास्ट में भी एक्स आईएनसी के साथ ही होना चाहिए। एंटिटी का नाम नहीं बदल जाना चाहिए। प्लस 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 नेचर भी सेम होना चाहिए। फ्यूचर में रॉयल्टी कर रहे हो तो पास्ट में भी रॉयल्टी ही होना चाहिए। प्लस 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 फार एनालिसिस सिग्निफिकेंटली बदलना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत बदलेगा तो चलेगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मटेरियली सेम होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फार एनालिसिस में तुम्हारे फंक्शंस में फ्यूचर में और पास्ट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस चलता है। तुम्हारे फंक्शंस और असेट्स और रिस्क में फ्यूचर और पास्ट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ये लिखा गया इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कंडीशन नंबर बी, आपको रोल बैक करना है ना, पीछे के सालों के लिए भी बेनिफिट लेना है। सेकंड कंडीशन, आपने पिछले सालों का रिटर्न भरा होना चाहिए। रिटर्न भरा होना चाहिए विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). अगर पिछले सालों का रिटर्न टाइम पे भरा है तो ही आप रोल बैक कर सकते हो, अदरवाइज आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। तो सर क्या मैं 139(5) में भरा रहूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? 139(5) में भरेगा तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे भरा होना चाहिए। अगर ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे भरा है और फिर बाद में उसको रिवाइज किया है 139(5) में, चलेगा, आप रोल बैक कर सकते हो। लेकिन ओरिजिनल रिटर्न ही 139(4) में बिलेटेड रिटर्न भरा है तो आप रोल बैक नहीं कर पाओगे इनकम टैक्स लॉ के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये लिखा गया पॉइंट नंबर बी के अंदर। तीसरा, द रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट भरना पड़ेगा रोल बैक ईयर्स के लिए। कौन सी? 92E वाली। कौन सी रिपोर्ट? फॉर्म 3CEB वाला, 3CEB वाली रिपोर्ट भरनी पड़ेगी। ठीक है सर, वो भी भर देंगे हमने भरा था वो भी। तो रिटर्न भरा था, टाइम पे भरा था, ट्रांजैक्शन सेम है, सेम है, रिपोर्ट भरा, फॉर्म 3CEB भर दिया, 3 कंडीशन फुलफिल हो गई। चौथा कंडीशन, अगर आपको रोल बैक करना है तो आपको सारे ईयर्स के लिए रोल बैक करना पड़ेगा। आप उसमें से चूज नहीं कर सकते हो, 4 में से 3 साल के लिए करता हूं, 1 साल के लिए नहीं करता हूं, 4 में से 2 साल के लिए करता हूं, 2 साल के लिए नहीं करता हूं, 4 में से सिर्फ 1 ही साल के लिए करता हूं, 3 साल के लिए, ये चूज नहीं कर सकते हो। करना है तो सारे साल के लिए करो या तो मत करो। अब उसमें भी सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन आया यहां पे पॉइंट नंबर ए के अंदर। अगर पिछले 4 में से किसी 1 साल में कोई कंडीशन वायलेट हो गई है तो उसको इग्नोर कर सकते हो। मान लो पिछले 4 में से किसी 1 साल में आपने कोई रिटर्न नहीं भरा तो उसको इग्नोर कर दो, बचे हुए 3 साल के लिए करो। किसी 1 साल में आपने फॉर्म 3CEB नहीं भरा तो उसको इग्नोर कर दो, बचे हुए 3 साल के लिए कर दो। या पिछले 4 में से किसी 1 साल में वो सेम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अकर ही नहीं हुआ था, हुआ ही नहीं था, तो उसको इग्नोर कर दो, बचे हुए 3 साल के लिए कर दो। किसी 1 साल में वो ट्रांजैक्शन रॉयल्टी का, पिछले 4 साल में से 2 साल में वो रॉयल्टी का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं तो वो 2 साल को इग्नोर कर दो, बाकी 2 साल के लिए करो। ये बोला गया यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर ए के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको 5 लाख रुपए की फी देनी पड़ेगी। सर 5 लाख भी दिया था, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, वो अलग है, वो एपीए के लिए था और रोल बैक के लिए फीस अलग से लगती है। ठीक है, 5 लाख रुपए की फी देनी पड़ेगी एंड वो फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 3CAD। ये भी एप्लीकेशन आप विड्रॉ कर सकते हो लेकिन रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ केसेस है जिसमें आप रोल बैक करना पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। सबसे पहला केस, अगर आपका मैटर, पिछले सालों का मैटर ऑलरेडी आईटैट के पास चला गया है और आईटैट ने ऑर्डर पास करके अपने एंड पे उसको क्लोज कर दिया है,
तो आप रोल बैक के लिए नहीं जा सकते हो। आईटैट ने अपने एंड पे क्लोज कर दिया का मतलब क्या है? मतलब आईटैट ने कंफर्म कर दिया है, एनएल कर दिया है या मॉडिफाई कर दिया है तो उसको बोला जाता है क्लोज। अगर आईटैट ने एओ को रिमांड बैक कर दिया है ना तो वो क्लोज नहीं माना जाता है। अगर आईटैट ने ऑर्डर पास करके एओ को रिमांड बैक किया है तो उस केस में आप रोल बैक के लिए जा सकते हो। ये चीज दिमाग में रखना। अगर आईटैट ने अपने एंड पे क्लोज किया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है, वर्ड लिखा है इधर डिस्पोज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं लिखा है आईटैट हैज पास्ड एन ऑर्डर, आईटैट हैज डिस्पोज्ड ऑफ द ऑर्डर। अगर आईटैट ने अपने एंड पे उसको फुल स्टॉप लगा दिया है, अब कोई गुंजाइश नहीं बचती उसके आगे, तो आप रोल बैक के लिए नहीं जा सकते हो। लेकिन आईटैट ने अगर एओ को रेफर बैक किया है तो आप रोल बैक के लिए जा सकते हो, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। साथ में अगर रोल बैक करने से आपकी टोटल इनकम, आपके डिक्लेयर्ड इनकम जो आरओआई में भरा था उससे कम हो जाती है तो रोल बैक नहीं कर सकते हो। मान लो अगर आरओआई में आपने 100 रुपीज डिक्लेयर किया था और रोल बैक करने पर टीपीओ ने आपकी इनकम बढ़ाकर कितनी कर दिया? 120 कर दिया टीपीओ ने। अब रोल बैक करने पर आपकी इनकम 90 रुपए हो जाती है, तो क्या आपकी इनकम आरओआई के नीचे चली गई? द आंसर इज यस। तो अगर आपकी इनकम आरओआई के नीचे चली गई, आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि आप सेल्फ डिक्लेयर करो कि नहीं नहीं भाई चलो ठीक है, रोल बैक करके आप 90 पे मत रखो, 100 कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप 100 दिखाने के लिए तैयार हो तो आप रोल बैक कर सकते हो, अदरवाइज आप रोल बैक नहीं कर पाओगे। यहां पर चेक करना, पॉइंट नंबर डी के अंदर ये बातें लिखी गई है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, क्या सर के पास ऑप्शन है टू विड्रॉ दी रोल बैक एप्लीकेशन? यस, आप रोल बैक एप्लीकेशन ऑप्शन विड्रॉ है कर सकते हो आप विदाउट विड्रॉइंग द फ्यूचर एप्लीकेशन। एपीए को विड्रॉ करे बगैर आप रोल बैक विड्रॉ कर सकते हो, बट कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप फ्यूचर वाला विड्रॉ कर दो और एपीए और रोल बैक को रहने दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। चेक करो, आप सिर्फ एपीए कर सकते हो लेकिन आप सिर्फ रोल बैक नहीं कर सकते हो। रोल बैक सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शन के साथ ही होगा, उसके बगैर रोल बैक इज इम्पॉसिबल। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉइंट नंबर एफ और जी जो है वो मर्जर और डीमर्जर ऑफ कंपनी से रिलेटेड है। देखो इसको भी मुझे ना आपको एग्जांपल के साथ समझाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ना पॉइंट नंबर एफ और जी समझ नहीं आएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोल बैक प्रोविजन में से। क्या है सर इसके अंदर? पॉइंट नंबर एफ और जी में क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनना। एफ और जी में क्या लिखा गया है? सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड एक कंपनी है और सामने दो कंपनी है बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अक्वायर कर लेता हूं, ठीक है, और मेरा नाम अभी भी ए लिमिटेड ही है। अब अगर मैंने एपीए के लिए एप्लीकेशन दिया तो मैं रोल बैक के लिए जा सकता हूं क्योंकि मैं एप्लीकेंट हूं। बी और सी रोल बैक के लिए नहीं जा सकते, वो लोग थोड़ी एप्लीकेंट है। तो मैं एप्लीकेंट हूं, मैं रोल बैक के लिए जा सकता हूं। मैंने उनको अक्वायर कर दिया, मेरा नाम अभी भी ए लिमिटेड है, तो मैं एप्लीकेंट हूं, मैं रोल बैक के लिए जा सकता हूं, बी और सी नहीं जा सकते। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। अब सुनो, सपोज मैं ए हूं, सामने ए बी और सी है, मैंने उनको अक्वायर कर दिया और हमने एक नई कंपनी बनाई एबीसी। क्या कंपनी बनाई? एबीसी। अब एबीसी ने एपीए के लिए अप्लाई किया। एबीसी तो एक नया कंपनी है, वो ना ए है, वो ना बी है, वो ना सी है। अब एबीसी ने अगर एप्लीकेशन दिया एपीए के लिए, क्या ए बी और सी पिछले सालों के लिए रोल बैक के लिए जा सकते? अब रोल बैक के लिए कोई भी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेंट ही बदल गया। जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन देगा बस वही रोल बैक कर सकता है। एप्लीकेशन किसी और ने दिया एपीए के लिए, रोल बैक कोई और कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये लिखा गया पॉइंट नंबर एफ और जी के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका भी मैं लिंकिंग कर देता हूं बेस्ट प्रोग्राम के साथ। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के एक्शन प्लान 4 के अंदर बोला गया था इस चीज के बारे में, तब जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस एक्ट 2017 में ये कानून लाया। लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? इसमें गवर्नमेंट बोलती है हम आपके इंटरेस्ट को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे लिमिट कर देंगे। लिमिट कर देंगे मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सर। तो वही तो करते हो सर ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमी में मत रहना। 90% बच्चे यही गलत फहमी करते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर तो क्या होता है, लिमिट नहीं होता है कुछ आपका। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर अगर आप कुछ एक्सेस पे करते हो तो वो डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, मान लो अगर आपने किसी को इंटरेस्ट पे किया 1000 रुपए का, जबकि आर्म्स लेंथ प्राइस 800 रुपए का है, तो वो 800 रुपए अलाउ हो जाएगा, 200 रुपए डिसअलाउ हो जाएगा। और ये प्रोविजन क्या बोलता है पता है? वो 200 रुपए को टारगेट नहीं करता ये प्रोविजन बोलता है उस 800 में से भी हम कुछ लिमिट करेंगे, उस 800 में से भी हम कुछ रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये प्रोविजन में सिर्फ उस इंटरेस्ट को गवर्नमेंट लिमिट करती है जो अदरवाइज अलावेबल होना चाहिए। अगर अदरवाइज ही ट्रांसफर प्राइसिंग में डिसअलाउड है, उसको वापस से थोड़ी डिसअलाउ करोगे। कितना अनकॉमन सेंस, कितना बेवकूफ लगेगा। देखो तुम खुद सोचो, 1000 रुपए आपने किसी को पे किया, 800 रुपए आर्म्स लेंथ प्राइस है, 200 रुपए तो डिसअलाउ हो गया वैसे ही ट्रांसफर प्राइसिंग। अब वापस से वो 200 रुपए इस सेक्शन में डिसअलाउ करोगे, वो तो पागलपंती हो जाएगी, वो तो डबल डिडक्ट डिसअलाउंस हो जाएगा। तो उसको डिसअलाउ नहीं करना है, डिसअलाउ करना है वो 800 रुपए में से जो एक्चुअली में अलाउड है ना ट्रांसफर प्राइसिंग में, उसमें से कुछ पोर्शन डिसअलाउ करने की बात कर रही है सेक्शन इस प्रोविजन में।
सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज जानना जरूरी है, उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैंने इस पूरे प्रोविजन को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डाला है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर बोरोअर कौन होगा? बोरोअर या तो इंडियन कंपनी होगी या तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी होगी। बस ये दो ही बोरोअर है, बाकी सारे बोरोअर यहां पर नहीं कवर्ड है। फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ये सब बोरोअर यहां पर नहीं कवर्ड है, ठीक है। बोरोअर को क्या करना पड़ेगा? देखो, बोरोअर को तीन में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम बोरोअर को करना पड़ेगा कि अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से उसको लोन लेना पड़ेगा और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट इनकर करना पड़ेगा। लोन किससे लेगा? वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज से लोन लेगा। सेकंड, दो और केसेस है जो यहां पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीम्ड डेट। पहला केस तो बहुत सिंपल था, फर्स्ट वाला पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको। एसोसिएट एंटरप्राइज जो नॉन रेसिडेंट है, ऑब्वियसली इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर जो एसोसिएट एंटरप्राइज है उससे लोन ले रहे हो, उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, वो 94B में लिमिट होगा, वो रिस्ट्रिक्ट होगा। अब सेकंड, आप लोन थर्ड पार्टी से ले रहे हो और आपका एसोसिएट एंटरप्राइज उसको क्या दे रहा है? उसको गारंटी दे रहा है। तो अगर आपका एसोसिएट एंटरप्राइज उसको गारंटी दे रहा है, लोन आप नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज से ले रहे हो, तो ये भी इंटरेस्ट यहां पर कवर्ड हो जाएगा लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट में। और तीसरा वाला जो पॉइंट है, आप लोन फिर से थर्ड पार्टी से ले रहे हो और आप 5 करोड़ का लोन ले रहे हो और आपका एसोसिएट एंटरप्राइज उसको 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर रहा है, तो अगर वो एक मैचिंग अमाउंट डिपॉजिट करता है तो वो भी यहां पर कवर हो जाएगा। अब ये मैचिंग अमाउंट के अंदर इंस्टीट्यूट ने ना कुछ ना गड़बड़ नहीं किया है, अपना बहुत अच्छा ओपिनियन दिया है। मैं आपको बताता हूं क्या हो। मान लो आपके एसोसिएट एंटरप्राइज ने थर्ड पार्टी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए डाले और उसने आपको कितना दिया? उसने आपको 2.5 करोड़ रुपया दिया। क्या 5 करोड़ और 2.5 करोड़ मैच हो रहे हैं? नहीं मैच हो रहे। तो इंस्टीट्यूट ने इसने दो व्यू लिया है। पहला व्यू इंस्टीट्यूट बोलता है कि मैच ही नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है तो फिर ये 94B में नहीं आएगा। दूसरा व्यू इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं, ये पार्शियली तो मैच हो रहा है ना, पूरा मैच नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ? 2.5 करोड़ तो मैच हो रहा है, तो 2.5 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके ऊपर जो भी लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसका प्रोविजन डालना पड़ेगा। तो अगर एग्जैक्टली मैच हो जाएगा तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अगर एग्जैक्टली मैच नहीं होता है तो आप दो ओपिनियन ले सकते हो, दोनों आंसर सही है इंस्टीट्यूट के हिसाब से। एक आंसर ये है कि 94B मत अप्लाई करो, दूसरा आंसर ये है कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे 94B अप्लाई करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे एक रिलैक्सेशन दिया है कि दिस सेक्शन वुड नॉट अप्लाई टू इंटरेस्ट पेड in respect of debt issued by a lender which is a permanent establishment of a non-resident being a person engaged in the business of banking in India। नॉन रेसिडेंट बाहर है, उसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या करता है? बैंक का बिजनेस करता है। उससे लोन ले रहे हो आप, उस इंडिया के बैंक के ब्रांच को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो 94B आपके हाथ में अट्रैक्ट नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नॉन रेसिडेंट बाहर बैठा है, उसका इंडिया में एक बैंक का ब्रांच है, वो बैंक के ब्रांच से आप लोन ले रहे हो, उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 94B विल नॉट अट्रैक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, सर कोई लिमिट है क्या, थ्रेशोल्ड है? यस, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट होना चाहिए पूरे साल में। फर्दर वो डिडक्टेबल एक्सपेंस होना चाहिए। मैंने बोला ना, ट्रांसफर प्राइसिंग के एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, और वो डिसअलाउ होता है 94B के अंदर, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट होगा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सर बोरोअर में कोई एक्सेप्शन है? हाँ, बहुत सारे एक्सेप्शन डाल के रखे हैं, जिन केसेस में अगर आप बोरो करते हो तो आपके लिए लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले, अगर आप बैंक हो तो आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप इंश्योरेंस हो तो आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप नोटिफाइड एनबीएफसीज हो तो आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और अभी फाइनेंस एक्ट 2024 में एक अमेंडमेंट आ गया है कि अगर आप फाइनेंस कंपनी हो जो आईएफएससी में लोकेटेड है तो भी आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये 4 लोगों के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सेक्शन का, कितना इंटरेस्ट डिसअलाउ करेगी सरकार? तो इंटरेस्ट डिसअलाउ होगा लोअर ऑफ द टू। दो अमाउंट बोले सरकार ने, दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना डिसअलाउ करेंगे। पहला वाला पॉइंट, उसमें डिबेट है, पहले वाले पॉइंट में डिबेट है। पहले वाले पॉइंट में दो व्यू है कि आप सबसे पहले अपना एबिटा निकालो, उसका 30% ले लो और फिर उसको कंपेयर करो आपके इंटरेस्ट से। कौन सा इंटरेस्ट है? इसमें दो व्यू है, एक तो आप टोटल इंटरेस्ट से कंपेयर करो और जो 30% के ऊपर वाला इंटरेस्ट होगा वो डिसअलाउ कर दो, ठीक है। और दूसरा वाला आप टोटल इंटरेस्ट से कंपेयर मत। ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही दो व्यू है, पॉइंट नंबर 1 के दो व्यू है, दो व्यू नंबर 1, व्यू नंबर 2। आप एबिट डालो, उसका 30% निकालो, अब इंटरेस्ट से कंपेयर करो, ठीक है। 30% के ऊपर जो रहेगा वो डिसअलाउ कर दो, ठीक है, वो पॉइंट नंबर 1 में आ जाएगा। अब इसमें दो व्यू है, जब आप बोलते हो इंटरेस्ट से कंपेयर करो तो इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 30% में कौन सा इंटरेस्ट आएगा? तो एक व्यू है कि आप टोटल इंटरेस्ट ले लो, जो एई को पे किया, एसोसिएट एंटिटी को और नॉन एसोसिएट एंटिटी को, दोनों को पे किया, दोनों ले लो। दूसरा व्यू ये है कि आप सिर्फ एसोसिएट एंटिटी को जो पे कर रहे हो वो लो। दोनों में से किसी भी करो, कैसे भी करो, एग्जाम के अंदर दोनों आंसर इंस्टीट्यूट करेक्ट देगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर दोनों के हिसाब से सम किए गए, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 2 क्या है, जो एसोसिएट एंटिटी को आप पे कर रहे हो विच एवर इज लोअर, वो आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो भी डिसअलाउ हो रहा है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 8 साल तक, और आप अपनी पीजीबीपी इनकम के अगेंस्ट, कोई भी पीजीबीपी की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, सिर्फ इसी बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट नहीं, कोई भी पीजीबीपी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द लिमिट स्पेसिफाइड इन 94B। लेकिन 94B की लिमिट के अंदर होना चाहिए, 30% ऑफ एबिटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30% ऑफ एबिटा तक अगर लिमिट है, उसमें अगर आपका पिछले साल का इंटरेस्ट भी आ जाता है तो हम आपको अलाउ करेंगे। मिसाल के तौर पर अगले साल का एबिटा 100 है, अगले साल का एबिटा 100 है, अगले साल का इंटरेस्ट 20 है, तो पिछले साल का इंटरेस्ट 10 रुपए तक आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि 30% ऑफ एबिटा से ज्यादा का डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन की तरफ। देखो जनरली इस प्रोविजन और पिछले प्रोविजन में से एक प्रोविजन इंस्टीट्यूट एग्जाम में हमेशा पूछता है, या तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट पूछ लेगा, या तो लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा, या तो सम में पूछ लेगा, या तो वो लोग एमसीक्यू डाल देंगे या प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल देंगे, कुछ ना कुछ दोनों में से एक एग्जाम में आता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, 92C सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है? सेकेंडरी एडजस्टमेंट तब करोगे जब कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा। सर प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैंने अपने एसोसिएट एंटिटी को 150 करोड़ रुपए का रॉयल्टी पे किया, जबकि आर्म्स लेंथ प्राइस तो सिर्फ 100 करोड़ ही थी, तो मैंने 50 करोड़ एक्स्ट्रा पे किया। ये जो 50 करोड़ एक्स्ट्रा पे किया ना, गवर्नमेंट उसको बोलती है वो तुम्हारा डीम्ड लोन है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है अगर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करवाना चाहते हो तो वो पैसा फटाफट 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 वो 50 करोड़ रुपया वापस भारत में मंगवा लो, वापस भारत में रिपाट्रिएट कर दो, तो इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। अगर एक तय समय के अंदर रिपाट्रिएट कर लिया तो बच जाओगे, अगर एक तय समय तक रिपाट्रिएट नहीं किया तो उस 50 करोड़ रुपए के ऊपर तुम्हारी लंका लग जाएगी, तुमको उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके टैक्स भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को यह पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से प्राइमरी एडजस्टमेंट, तो ये जो 50 करोड़ ऐड किया ना उसको बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। तो 50 करोड़ मैंने आपको 150 करोड़ रुपए पे किया, आर्म्स लेंथ प्राइस 100 करोड़ है, 50 करोड़ जो एडबैक हो रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर उसको बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट, और उस 50 करोड़ को हम डीम लोन बोलकर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। सबसे पहले हमको पता लगाना है प्राइमरी एडजस्टमेंट किन किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण प्राइमरी एडजस्टमेंट, एसएससी सुओ मोटो करेगा रिटर्न भरते समय, रिटर्न भरते समय एसएससी सुओ मोटो करेगा। दूसरा, अगर एओ कर रहा है प्राइमरी एडजस्टमेंट वो भी पॉसिबल है, या अपीलेट अथॉरिटी भी प्राइमरी एडजस्टमेंट कर सकता है, वो भी आपकी इनकम बढ़ा रहे। लेकिन अगर ये लोग दोनों कर रहे हैं ना तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो रहा है, और अगर आप उसको फर्दर चैलेंज कर रहे हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या आईटैट में, तो फिर वो पर्टिकुलर चीज के ऊपर सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सेप्टेड बाय एसएससी। एसएससी का एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, अगर एसएससी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। थर्ड, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर भी होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सीबीडीटी डिटरमाइन करता है आर्म्स लेंथ प्राइस और फिर प्राइस बढ़ सकता है आपका, तो उसके वजह से भी प्राइमरी एडजस्टमेंट हो सकता है। चौथा, सेफ हार्बर रूल सिलेबस में ही नहीं है, जाने दो, डीडीडब्ल्यूए की वजह से भी हो सकता है आपका क्या, आपका आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ सकता है, आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट हो सकता है। अब कब ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट दो केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ तक है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। तो छोटे केसेस में सेकेंडरी एडजस्टमेंट, डीम कॉन्सेप्ट, डीम लोन वोन, ये सब कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ये एप्लीकेबल है। सेकेंडली, अगर आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट AY 16-17 या उससे पहले हुआ है तो फिर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये प्रोविजन ही 2016-17 में आया था, उससे पहले ये प्रोविजन था ही नहीं। ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा है, चलो फिर से मैं अपने ओरिजिनल एग्जांपल की तरफ आता हूं। मैंने अपने एसोसिएट एंटिटी को 150 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया, मुझे करना कितना चाहिए था? 100 करोड़ करना चाहिए था। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, 50 करोड़ तो हम तेरा एड बैक कर देंगे, वो एड बैक कर देंगे और उसको बोलेंगे डीम्ड लोन। अब गवर्नमेंट बोलती है उसको तेरे को इंडिया में वापस लाना पड़ेगा, अगर तू तय समय के अंदर वापस लेकर आ जाएगा तो बच जाएगा, और अगर नहीं लाया तो हम तेरे पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे टैक्स लगाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट गवर्नमेंट नहीं चार्ज करेगी, तेरे को खुद कंप्यूट करना है और उस पर टैक्स देना है। सर क्या तय समय है? तो देखो तय समय बताता हूं, बोर्ड पे देखना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 के लिए गवर्नमेंट बोलती है आपको ये पैसा 90 डेज के अंदर इंडिया में मंगवा लेना है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उसके 90 डेज के अंदर आपको पैसा मंगवा लेना है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 के केस में आपको 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जब एओ ने ऑर्डर पास किया या अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उसके 90 दिन के अंदर पैसा मंगवा लेना है। सर पैसा किससे मंगवाना है? जिसको लोन दिया था उसी से मंगवाना है? जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है पैसा इंडिया में आप कोई भी नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटिटी से पैसा मंगवा लोगे तो भी चल जाएगा, जिसको लोन दिया था उसी से पैसा वापस मंगवाना जरूरी नहीं है। कोई भी नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटिटी से भी अगर पैसा मंगवा लोगे
तो भी चल जाएगा, हम आपको माफ कर देंगे, हम आपको बख्श देंगे, हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो पैसा इंडिया में आना जरूरी है, कितने समय के अंदर आना जरूरी है बता दिया मैंने, पहले 4 केसेस के अंदर, सेकंड वाला छोड़कर सुओ मोटो केसेस या DTAA या अग्रीमेंट, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, वो सब केसेस में 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और अगर AO ऑर्डर पास करता है या अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास करता है 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, पैसा मंगवा लो, मंगवा लिया तो बच गए, और अगर नहीं मंगवाया तो सर पैसा 90 डेज में नहीं आया तो फिर इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा सर, वो डिपेंड करता है आपका ट्रांजैक्शन कौन सी करेंसी में है। अगर ट्रांजैक्शन आपने जो लोन वोन दिया है सामने वाले को, आपने जो सामने वाले को 150 करोड़ रुपया दिया है, अगर वो INR में है तो फिर आपको SBI का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट लेना पड़ेगा 1 साल का ऑन 1 अप्रैल ऑफ द रेलेवेंट PY। जिस साल में इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो उस साल के पहले दिन का आपको MCLR लेना पड़ेगा जो एग्जाम में दिया रहेगा, प्लस उसके ऊपर 3.25% आपको ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। कितना परसेंट ऐड कर देना पड़ेगा? 3.25%। अच्छा, अगर मेरा ट्रांजैक्शन वो 150 करोड़ रुपए जो मैंने आपको दिया वो अगर वो फॉरेन करेंसी में, तो डॉलर में है तो अगर वो फॉरेन करेंसी में तो आपको 6 मंथ का लाइबोर लेना पड़ेगा 30 सितंबर पे, प्लस 3% लेना पड़ेगा। प्लस उसको लेने के पहले आपको पहले वो 150 करोड़ को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना रुपीज में। उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, TTBR लेना पड़ेगा ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस साल में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ था। अब मेरे एग्जांपल में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कौन से साल में हो रहा है? 24-25, बिकॉज हम लोग 24-25 प्रीवियस ईयर के अंदर बात कर रहे हैं। तो 24-25 के लास्ट डे का जो TTBR होगा, 24-25 के लास्ट डे का जो TTBR होगा उसके हिसाब से पहले उसको रुपीज में कन्वर्ट करो, और फिर बाद में उसके ऊपर आप 6 महीने का जो लाइबोर देता है 30 सितंबर को डिक्लेयर होता है लंदन के अंदर, उसका ऊपर 3% ऐड करो। सपोज लाइबोर 8% है तो ये 11% हो जाएगा, लाइबोर 10% है तो ये 13% हो जाएगा। उस हिसाब से आप आपका इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर इंटरेस्ट कंप्यूट क्या करना है, कैसे करना है, वो तो देख लिया। कितना पीरियड के लिए काउंट करना है? इंटरेस्ट शुड बी कंप्यूटेड इंक्लूडिंग दिस 90 डेज पीरियड। अगर आपने 90 डेज के अंदर पैसा नहीं मंगवाया इन सब केसेस के अंदर, तो जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से ही आपको 90 डेज काउंट करना है, वो 90 डेज इंक्लूड करके इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं। ये प्रीवियस ईयर 24-25 है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर 24-25, इसका रिटर्न आप कब भरोगे? 30 नवंबर 2025 को आप रिटर्न भरोगे, ठीक है। अब यहां से 90 डेज कब खत्म होता है पता है? 27 फेब 2026 को 90 डेज खत्म होता है। तो आपको है ना 27 फेब 2026 तक पैसा मंगवा लेना चाहिए। अगर आपने मंगवा लिया तो आप बच गए, लेकिन अगर आपने नहीं मंगवाया तो आपका जो इंटरेस्ट है ना वो इसी दिन से काउंट होएगा, 30 नवंबर से ही काउंट होएगा। इंटरेस्ट आपका 30 नवंबर से ही काउंट होएगा, पीरियड यहीं से काउंट होएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से साल का लगेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो कौन से साल में इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है? इंटरेस्ट 25-26 में चार्ज हो रहा है ना, तो 1 अप्रैल 2025 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते। सर ये कब तक चलता रहेगा ये नाटक सर इंटरेस्ट का? जब तक पैसा वापस भारत में मंगवाते नहीं हो तब तक ये चलता रहेगा, एज सिंपल एज दैट। सर ये तो गलत हो जाएगा। सर कुछ ऑप्शन तो होना चाहिए ना इससे बाहर निकलने का। देखो इससे बाहर निकलने का सरकार ने एक ऑप्शन दिया है कि आप वन टाइम एडिशनल टैक्स भर दो 18% का। वन टाइम एडिशनल टैक्स 18% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस, इफेक्टिव रेट आपका 20.9664 का आपको इफेक्टिव टैक्स भरना है ऑन योर एक्सेस मनी, जो आपने एक्सेस सामने वाले को दिया है। मेरे एग्जांपल में मैंने 150 करोड़ दिया था, उसमें से आर्म्स लेंथ प्राइस 100 करोड़ था, तो 50 करोड़ मेरा एक्सेस है। तो 50 करोड़ के ऊपर 18% प्लस 12% 4% भर दो। एक बार वो भर दिया उसके बाद से आप पे इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा उस 50 करोड़ पर, ठीक है। फिर वो वापस इंडिया में मंगवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा जब तक वो 18% आप भरते नहीं हो, ठीक है। जो 20.9664% इफेक्टिवली वो भरते नहीं हो तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा। प्लस ये जो आपने टैक्स भरा है ना, इसका आपको कोई क्रेडिट वेडिट नहीं मिलेगा। ये कोई एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स की तरह इसका क्रेडिट मत मांगते बैठना कि ये एडवांस टैक्स या TDS है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्लस इसको खर्चे की तरह ट्रीट मत करना और इसका डिडक्शन मत मांगना PGBP में या कोई भी दूसरे हेड्स ऑफ इनकम में, वो भी आपको नहीं मिलेगा। ये है आपका जबरदस्त प्रोविजन ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन 100%। अब चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड द नेक्स्ट प्रोविजन, जिसका एक लिंक है 92CC 92CE का मैट के साथ। 92CC क्या है? आपका एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है। 92CE क्या है? आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट है। इसका लिंक किसके साथ है? मैट के साथ। अब मैं किसी एक का समझा देता हूं, दूसरे का उसी तरीके से फॉलो होगा। चलो मैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का मैट के साथ क्या इंप्लीकेशन है वो समझा देता हूं। अब वो समझाने के लिए ना सरकार ने ना वो उसके अंदर कुछ रिलीफ दे रही है। सरकार आपको टैक्स के अंदर रिलीफ दे रही है, मैट के अंदर मैट लाइबिलिटी में से कुछ रिलीफ दे रही है। कहां से रिलीफ दे रही है? नॉर्मल प्रोविजन में नहीं, मैट लाइबिलिटी में कुछ रिलीफ दे रही है 115 JB के अंदर। वो रिलीफ आप इस तरीके से कंप्यूट करोगे A - B माइनस ब्रैकेट D - C। अब ये रिलीफ क्यों दे रही है, कैसे दे रही है, वो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल उठाता हूं आपके सामने। इस एग्जांपल को जरा अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले ना आप समझ लेना, यहां पर एक पास्ट ईयर है, पास्ट ईयर बोलना इसको और इसको करंट ईयर बोलना। पास्ट ईयर किसको बोलेंगे हम लोग? 2021 को, और
करंट ईयर किसको बोलेंगे, 21-22 को। ये समझ लेना कि पास्ट ईयर की आपकी जो बुक प्रॉफिट है ना वो 90 लाख है और करंट ईयर की आपकी बुक प्रॉफिट 95 लाख है, ठीक है। इतना दिमाग में रखना। पास्ट ईयर कौन सा है, 2021, और करंट ईयर कौन सा है, 21-22। पास्ट ईयर का बुक प्रॉफिट 90 लाख, करंट ईयर का बुक प्रॉफिट 95 लाख। अब पास्ट ईयर में ना आपने एप्लीकेशन दिया था फॉर व्हाट, फॉर एपीए। एपीए के लिए एप्लीकेशन दिया 2020-21 के लिए और फ्यूचर ईयर्स के लिए। आप दे सकते हो, आपने 2021 के लिए और फ्यूचर ईयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था। अब आप सभी को पता है सीबीडीटी एपीए को साइन करने में बहुत टाइम लगा देती है। साइन करने के टाइम पे सीबीडीटी ने क्या बोला कि आपका जो आर्म्स लेंथ प्राइस है ना, आर्म्स लेंथ प्राइस, आपकी जो इनकम है ना वो 35 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, ठीक है। 35 लाख रुपए से आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आपको क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी 35 लाख रुपए से इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे आप सवाल पूछो, मुझे आप सवाल पूछो और अब अपने आप को भी सवाल पूछो और सोचो इस पॉइंट पे कि अगर इस साल का इनकम सीबीडीटी अगले साल एप्लीकेशन साइन करती है, अग्रीमेंट साइन करती है और बोलती है 35 लाख से इनकम बढ़ा दो। अब पिछले साल का बुक्स थोड़ी खोलते बैठूंगा मैं थोड़ी बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज करते बैठूंगा पिछले साल का, मैं तो करंट ईयर के अंदर ही जो भी करूंगा ना। तो मैंने करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ा दिया, कितने से, 35 लाख रुपए से बढ़ा दिया, ठीक है। तो 35 लाख रुपए से प्रॉफिट बढ़ाने पर मेरा बुक प्रॉफिट कितना हो गया, 130 लाख रुपए का हो गया। अब 130 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट होने की वजह से क्या हो गया, मुझे पिछले साल का टैक्स करंट ईयर में देना पड़ रहा है। तो अब पिछले साल का टैक्स मुझे जो करंट ईयर में देना पड़ रहा है, तो इसमें जो भी टैक्स आएगा ना, गवर्नमेंट बोलती है उसमें से हम आपको इतनी रिलीफ दे देंगे, ए माइनस बी माइनस डी माइनस सी, इतनी रिलीफ दे देंगे। अब ये रिलीफ कितनी है वो समझने के लिए अपने को व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज डी ये देखना पड़ेगा। तो ए क्या है, टैक्स पेएबल बाय द कंपनी ऑन, टैक्स पेएबल बाय द कंपनी, बहुत ध्यान से सुनना, ए क्या है, ऑन बुक प्रॉफिट इंक्लूडिंग पास्ट इनकम। तो पहले आप टैक्स निकालो किस पे, बुक प्रॉफिट पे, पास्ट इनकम को इंक्लूड करके, ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट इनकम को इंक्लूड करके निकालूंगा तो कितना होगा, करंट ईयर की इनकम कितनी है, 95 लाख, और पास्ट ईयर की इनकम कितनी है, पास्ट ईयर की इनकम है 35 लाख। तो पहले मेरे को 130 लाख पे टैक्स निकालना पड़ेगा, वो मेरा ये टैक्स आता है, वो कंप्यूट कर लेना आप लोग, ठीक है। 15% टैक्स आएगा, 7% सरचार्ज, 4% सेस। उसके बाद बी क्या है सर, बी के अंदर बोला है कि अब टैक्स निकालो आफ्टर रिड्यूसिंग द बुक प्रॉफिट विद द पास्ट इनकम। अब सिर्फ करंट ईयर की इनकम पे टैक्स निकालो, तो अब सिर्फ करंट ईयर की इनकम पे टैक्स निकालना है, मतलब 95 लाख पे टैक्स निकालना है। तो मैंने अब 95 लाख पे टैक्स निकाला। उसके बाद पॉइंट नंबर डी माइनस सी है, सी माइनस डी नहीं है। डी के अंदर क्या बोला है कि अब आप एग्रीगेट ऑफ टैक्स पेएबल बाय द कंपनी ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर रेफर टू इन आइटम सी आफ्टर इंक्रीजिंग द बुक प्रॉफिट विद द रेलेवेंट ईयर। तो अब आपको क्या निकालना है, डी के अंदर पास्ट ईयर की इनकम लेना है, ये वाली इनकम लेना है विद पास्ट ईयर की जो इनकम बढ़ी हुई है ना उसको ऐड करके, ठीक है। तो अब आपको 125 लाख पे टैक्स निकालना पड़ेगा। और आखिर में डी क्या क्या बोला है कि सिर्फ पास्ट ईयर की इनकम लो विदाउट 35 लाख को कंसीडर करे, 35 लाख को बिना कंसीडर करे। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अब जो आपका ए माइनस बी है वो आपका 687 है और जो आपका डी माइनस सी है वो 682 है, और फिर ए माइनस बी माइनस डी माइनस सी आपका आता है 5460। उतना सरकार आपको रिलीफ दे देगी अंडर दिस प्रोविजन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये एग्जांपल अगर आपने क्लास में नहीं किया, मैंने तो क्लास में अपनी क्लास में तो करवाया, मैंने सबको अपने रेगुलर बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच सब जगह करवाया। आप लोगों ने अगर नहीं किया, जो मुझसे नहीं पढ़े, नहीं किया होगा, तो इसका आप फोटो ले सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 144C डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। डीआरपी क्या होता है? सबसे पहले तो एज ए स्टूडेंट आपको डीआरपी और डीआरसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए एप्लीकेबल है और डीआरसी हम लोग आगे जाकर करेंगे, वो आपकी पेनाल्टी वेव करने के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो डीआरसी क्या करता है, आपकी पेनाल्टी वेव करता है, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल क्या करता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में होता कौन है? 3 कमिश्नर का ग्रुप होता है जो आपका असेसमेंट करेगा ताकि आपके असेसमेंट के केसेस में लिटिगेशन कम हो, बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए सरकार ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का कॉन्सेप्ट लाया है। अब यहां पर सबसे पहले ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का जो फायदा है ना वो हर किसी के लिए नहीं है, वो कुछ असेसीज के लिए जिनको हमने नाम दिया है एलिजिबल असेसी। अब इस एलिजिबल असेसी में कौन आता है सर? सबसे पहले तो फॉरेन कंपनी आती है, फॉरेन कंपनी के लिए बेनिफिट है, और सारे के सारे नॉन रेजिडेंट्स के लिए बेनिफिट है डीआरपी का, ठीक है। तो वो डीआरपी का बेनिफिट उठा सकते हैं, और बाकी जो रेजिडेंट लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिट है अगर उनके केस में टीपीओ एक प्रेजुडिशियल ऑर्डर पास करता है। प्रेजुडिशियल ऑर्डर मतलब इनकम बढ़ा देता है, लॉस घटा देता है, तो उनके केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए हमेशा, बाकी सबके लिए अगर टीपीओ उनकी बैंड बजा रहा है तब एप्लीकेबल है, अदरवाइज नो। अब अगर आप एलिजिबल असेसी हो तो एओ क्या करेगा? एओ डायरेक्टली आपका असेसमेंट नहीं कर सकता है, उसको अलाउड ही नहीं है। एओ पहले आपको फॉरवर्ड करेगा एक ड्राफ्ट ऑर्डर, वो असेसमेंट के पहले एक ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्ड करेगा, और फिर आपके पास 30 डेज का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एओ आपका एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करके फाइनल ऑर्डर पास कर देगा विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर देगा। और अगर आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है तो रियल कहानी यहां से चालू होती है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, अच्छा अगर एक्सेप्ट कर लोगे
और फिर बाद में एओ अपना फाइनल ऑर्डर पास करेगा। उसके बाद आपको अपील करना है तो आप सीआईटी अपील के पास जाकर अपील कर सकते हो, ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास जाकर अपील कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो बल्कि आप ऑब्जेक्ट करते हो तो फिर आप एओ को बोलोगे आई ऑब्जेक्ट योर ड्राफ्ट ऑर्डर, और आप डीआरपी के पास जाकर अपना ऑब्जेक्शन फाइल करोगे। कब तक फाइल करोगे, उसका भी टाइम लिमिट है, कुछ 1 महीने के अंदर उसको ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है। ठीक है, विद इन 30 डेज आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है। वो ऑब्जेक्शन आपने फाइल कर दिया, अब आपका मैटर कौन सुनेगा, डीआरपी सुनेगा। मल्टीपल हियरिंग्स होगी, 1 2 3 हियरिंग करते हो लोग, और डीआरपी 9 मंथ्स के अंदर आपका ऑर्डर पास करेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट ऑर्डर इज फॉरवर्डेड टू द डीआरपी। ठीक है, उसके बाद डीआरपी जो भी बोलेगा वो एओ फाइनल ऑर्डर बना देगा। असेसमेंट का जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है वो एओ पास कर देगा 1 महीने के अंदर। तो डीआरपी अपना डायरेक्शंस कैसे इशू करता है, ड्राफ्ट ऑर्डर को देखकर, आपका ऑब्जेक्शन क्या है वो देखकर, आपने क्या एविडेंस फर्निश किया है वो देखकर, फिर बाद में इवैल्यूएशन रिपोर्ट देखेगा, एओ की रिपोर्ट देखेगा, टीपीओ के रिपोर्ट देखेगा, और एविडेंस कलेक्टेड बाय डीआरपी। ये सारी चीजें डीआरपी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, एओ को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, दोनों को देगा। ठीक है, अब डीआरपी ने एक बार ऑर्डर पास कर दिया, वो एओ के ऊपर बाइंडिंग है। अब एओ उसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। डीआरपी में 3 कमिश्नर होते हैं, तो डिफरेंस इन ओपिनियन होगा तो मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। 2 आउट ऑफ 3 विल विन द केस। ठीक है, जो 2 लोग बोलेंगे आउट ऑफ 3 उस हिसाब से आंसर लिया जाएगा। ठीक है, अगर डीआरपी ने ऑर्डर पास किया, उसके बाद एओ ने फाइनल ऑर्डर पास किया, उसके बाद अगर आप दुखी हो तो उस एओ के ऑर्डर को आप अपील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आईटैट चले जाओ। ठीक है, डीआरपी की प्रोसीडिंग भी पूरी तरीके से आजकल फेसलेस होती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, गूगल मीट के ऊपर, जूम मीटिंग के ऊपर। वैसे ही डिपार्टमेंट का अपना खुद का मीटिंग का सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट उसको करती है पूरा का पूरा। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये ऑप्शन आपके लिए सर्च एंड सीजर असेसमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आपका सर्च एंड सीजर असेसमेंट हो रहा है तो डीआरपी का फायदा आप उस केस में नहीं उठा सकते हो। तो देखो बहुत सिंपल है, जैसे ही एओ आपके लिए ड्राफ्ट ऑर्डर भेजता है, आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 उसको एक्सेप्ट कर लो, बाद में जाकर सीआईटी अपील को अपील करो। ऑप्शन 2 उसको ऑब्जेक्ट करो और डीआरपी के पास जाओ। अगर डीआरपी में हार गए, दुखी हो गए, तो फिर आपको आईटैट जाना पड़ेगा डायरेक्ट, फिर सीआईटी अपील का दरवाजा बंद हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन 92 बीए के अंदर दिया गया है, और कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, जैसे कि हम बार बार बोलते आ रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने एक थ्रेशोल्ड रखा है। तो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए सरकार ने थ्रेशोल्ड रखा है। क्या थ्रेशोल्ड है, आपका पूरा का पूरे साल का डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का एग्रीगेट वैल्यू 20 करोड़ रुपया होना चाहिए। अब डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में आता क्या है, वो क्या आता है, मैं अभी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। आपके पास 2 यूनिट है, एक यूनिट एलिजिबल यूनिट है जो एटीआई है, एटीआईबी, 10AA या कंसेशनल टैक्स रेट अंडर 115 बीएबी, अंडर 115 बीएई वहां चल रहा है। ठीक है, एक यूनिट को कंसेशनल टैक्स रेट लग रहा है या तो टैक्स ही नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट लिंक डिडक्शन, और जो दूसरा यूनिट है, आपका ही दूसरा यूनिट है, उसको नॉर्मल टैक्स लग रहा है, 30% टैक्स, 35% टैक्स, 25% टैक्स, जो भी नॉर्मल टैक्स लग रहा है वो लग रहा है। तो हम आपस में क्या करते हैं, प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। यहां पर जो मेरी एलिजिबल यूनिट है, वहां से मैं कोई भी सामान महंगे में बेचूंगा, 500 की चीज में 5000 में आपको बेचूंगा, ताकि मुझे तो 500 में बेचूं या 5000 में बेचूं क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो डिडक्शन मिल जाएगा 5000 रुपए का भी, और आपके हाथ में 5000 रुपए का खर्चा आ जाएगा और आप उस खर्चे का डिडक्शन ले लोगे क्योंकि आपको तो नॉर्मल टैक्स रेट लग रहा है। इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने यह प्रोविजन लाया है। सिमिलरली 115 बीएबी और 115 बीएई के अंदर क्या होता है, आपको 15% का कंसेशनल टैक्स लगता है, और सामने आपकी दूसरी कंपनी है उसको 25-30% का टैक्स लग रहा है। तो आप जानबूझकर यहां पर महंगे में बेचते हो, ताकि यहां पर तो क्या है 15% का ही टैक्स लगेगा ना, वहां तो 30% का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आप करते हो तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, यहां तो जो भी आप ऐसी मैनिपुलेशन करोगे उस पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। कितना, ये लास्ट वाले केस में, बाकी सब में नहीं बोल रहा हूं, ये लास्ट वाले केस में पॉइंट नंबर डी में फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी ट्रांसफर प्राइसिंग लगा दिया है और बोला है कि यहां भी आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर जैसे एप्लीकेबल है वैसे ही एप्लीकेबल होता रहेगा। ये 2012 में आया था, उससे पहले नहीं था। अब बात करते हैं हम लोग सेफ हार्बर रूल पे। सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था सेफ हार्बर रूल सिलेबस में नहीं है। भाई मैंने बोला था सेफ हार्बर रूल सिलेबस में नहीं है, वो इंटरनेशनल सेफ हार्बर रूल नहीं है, डोमेस्टिक सेफ हार्बर रूल सिलेबस में एप्लीकेबल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपके स्टडी मटेरियल में इंक्लूडेड है, प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं किसके लिए एप्लीकेबल है। सेफ हार्बर पहले होता क्या है सर, पहले ये बताओ। सेफ हार्बर ये बताता है कि आपको एक परसेंटेज गवर्नमेंट बताएगी, इतना प्रॉफिट दिखा दो, इतना प्रॉफिट अगर आप दिखा दोगे तो हम आप पे कोई सवाल नहीं उठाएंगे, हम आपसे कोई सवाल जवाब कुछ नहीं पूछेंगे, आपको एक बता देंगे इतना
इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको हर साल दिखा देना है, बस इतना दिखा दो, हम छोड़ देंगे आपको। सर सबके लिए अवेलेबल है, डोमेस्टिक सेफ हार्बर में बस 2 लोगों के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो आपको ये ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं, एक्सरसाइज करना है करो, नहीं करना है मत करो। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट सप्लाई करती है, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल है जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, बस इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी अगर सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन करती है, व्हीलिंग करती है इलेक्ट्रिसिटी की, या कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट अपने मेंबर से परचेज करती है, तो उनके लिए एप्लीकेबल है। तो कितना प्रॉफिट दिखाना चाहिए गवर्नमेंट कंपनी को, कितना दिखाना चाहिए? जितना टैरिफ अप्रोप्रिएट कमीशन एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलेगा उतना दिखाना चाहिए। यहां पर कोई अमाउंट, कोई परसेंटेज, कोई रेशो कुछ नहीं दिया है। गवर्नमेंट बोलती है भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो बोला है उतना दिखा दो, बस हो जाएगा। सिमिलरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको कितना दिखाना चाहिए? उनको प्राइस ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड एट अ रेट फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ द मिल्क। क्वालिटी ऑफ द मिल्क के हिसाब से जो सोसाइटी डिसाइड करेगी उस हिसाब से आपको प्राइस दिखाना है, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं दिखाना है। ठीक है, कि कौन से शेयर होल्डर का कितना शेयर है उस हिसाब से नहीं दिखाना है, क्वालिटी ऑफ द मिल्क के हिसाब से प्राइस दिखा दो, काफी हो जाएगा। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। वन लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन 94A, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया। नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया क्या होता है? एक ऐसा देश होता है जो हमारे देश के साथ, भारत के साथ, हमारे भारत के साथ इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करता है। हम उससे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, वो देता नहीं है। वो हम उससे कितनी बार इंफॉर्मेशन मांगते हैं, वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करता है। ऐसे देशों को सरकार बोलती है नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया। अब सरकार क्या बोलती है? अगर आप किसी नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया के अंदर लोकेटेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, सर नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया के अंदर लोकेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वो पर्सन वहां का रेजिडेंट होना चाहिए, या अगर वो इंसान नहीं है तो वहां वो पर्सन एस्टैब्लिश होना चाहिए, कंपनी है तो वहां रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या किसी तीसरे देश का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट भी वहां पर हो सकता है। अमेरिका का एक कंपनी का एक ब्रांच वहां पर हो सकता है, इंग्लैंड की कंपनी का एक ब्रांच वहां पर हो सकता है, वो भी पर्सन लोकेटेड इन एनजे माना जाएगा। तो मैं इंडिया में हूं और मैं अगर किसी पर्सन लोकेटेड इन एनजे के साथ ट्रांजैक्शन करता हूं तो गवर्नमेंट बोलती है इट इज डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। आप और वो पर्सन दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज डीम किए जाएंगे। साथ साथ में आप और उसके बीच का ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डीम किया जाएगा। आप और उसके बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे। और जो रेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता ना, जहां पर 6 से कम आइटम होते हैं तो 3% चेक करना होता है, पहले अरिथमेटिक मीन लेना होता है और फिर कम से कम 3% का डिफरेंस होना चाहिए। वो 3% का मार्जिन भी आपको नहीं मिलेगा एनजेए के केस में, ये चीज याद रखना। ठीक है, प्लस आपको अगर खर्चे का डिडक्शन चाहिए तो एसएससी जो भारत में बैठा है ना, उसको पावर देना पड़ेगा सीबीडीटी को, कि उसको इंश्योर करना पड़ेगा सीबीडीटी को कि अगर सीबीडीटी चाहे तो उनसे सवाल पूछ सकती है। किससे? डायरेक्टली जिससे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तभी हम आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन देंगे, तभी हम आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन देंगे, तभी हम आपको अदर खर्चे का डिडक्शन देंगे, और वो सब भी आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से देंगे क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है। प्लस वहां से अगर कोई पैसा भारत में आ रहा है तो वो पैसे का आपको एक्सप्लेनेशन ऑफर करना पड़ेगा कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कहां से आया पैसा, क्यों दे रहा है वो पैसा आपको, किस रीजन से दे रहा है, क्या वो लोन है, क्या वो शेयर कैपिटल का पैसा है, किसका पैसा है, वो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर, अगर एनजेए में कोई बंदा लोकेटेड है उसको अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका टीडीएस जो एक्चुअल रेट होता है और 30% विच एवर इज हायर, उस हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एनजेए में जो लोकेटेड बंदा है वो अगर आपको सर्विस दे रहा है, तो अगर वो रॉयल्टी की सर्विस दे रहा है तो आप उसकी 20% टीडीएस नहीं काटोगे रॉयल्टी की। रॉयल्टी जनरली 20% पे कटता है ना, रॉयल्टी एफटीएस 20% पे कटता है 115A के अंदर, 20% पे नहीं काटोगे आप, उसका 30% पे टीडीएस काटोगे। प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड सेस ऑल्सो, बिकॉज नॉन रेसिडेंट के केस में सरचार्ज एंड सेस तो आता ही है, आप सभी को पता है। सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो, और सेस तो हमेशा आता है, तो आपको 30% पे टीडीएस काटना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद उस नॉन रेसिडेंट को बोलो अगर वो जेन्युइन है तो आए भारत, आईटीआर भरे, इनकम टैक्स रिटर्न भरे, उसमें इनकम दिखाए, 20% इनकम टैक्स भरे और बचे हुए बैलेंस 10% का रिफंड लेके चले जाए। ठीक है, लेकिन टीडीएस काटते समय तो आपको 30 ही काटना पड़ेगा। सामने वाला अगर ईमानदार है, जेन्युइन है, तो वो इनकम डिक्लेयर करके बताएगा कि मेरा 30% टीडीएस ऑलरेडी कट गया है, 10% मुझे रिफंड दे दो, भारत सरकार उसको रिफंड दे देगी इंटरेस्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या कोई देश एनजेए की तरह डिक्लेयर्ड है? कोई भी देश फिलहाल एनजेए की तरह डिक्लेयर्ड नहीं है। पहले एक टेरिटरी थी बाय द नेम कॉल्ड साइप्रस, उसको भी सरकार ने 2017 के बाद निकाल दिया। ठीक है, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली निकाल दिया। तो एनजेए की तरह आज की तारीख में इस देश में कोई भी लोकेटेड नहीं है। सो ये था हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियो, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने वाला है इन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीए फाइनल, इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन में 2-3 टॉपिक ही तो इंपॉर्टेंट है, एनआर
डन विद द रिविजन, ट्रांसफर प्राइसिंग डन विद द रिविजन। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा DTAA, तो छोटा सा टॉपिक है, उसका तो रिविजन मैं कभी भी डाल दूंगा, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना बेटा, बाय ऑल ऑफ यू। रिविजन वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं जल्द से जल्द सारे के सारे रिविजन वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और इस बार का रिविजन वीडियो में पिछले टाइम से भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश कर रहा हूं विद इन अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम। कम से कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग जरा मुझे प्रोत्साहित कीजिए नीचे कमेंट करके आपको रिविजन वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय ऑल ऑफ यू।